वैलिडेशन मतलब क्या? फॉर्म टैग के अंदर हमने कितने टाइप का इनपुट टैग यूज किया था, ये कौन बता पाएगा मुझे? फॉर्म टैग के अंदर कितने टाइप्स का मैंने इनपुट टैग यूज किया था, किसने क्लास कितना फॉलो किया, एक बार सुन लेते हैं। ठीक है, फॉर्म टैग के अंदर कितने टाइप्स का इनपुट टैग मैंने यूज किया था, और उसमें आप लोगों ने क्या समझा क्या नहीं समझा, ये मुझे बताइए। अतुल जी बोल रहे हैं 2। वेरी गुड। और सुन लेते हैं एक बार। दो नहीं, एक और होगा, मैं बताता हूँ क्या था फॉर्म टैग के अंदर, बाहर नहीं। उज्जवल जी। कोड में दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है। 3। यस। हमने 3 तरह का इनपुट टैग यूज किया था, ईमेल, यूआरएल, और एक था सबमिट। याद आया? यस, ईमेल, सबमिट एंड यूआरएल। ओके, तो कोड में आगे जाते हैं, फिर कोड को हम लोग ओपन करके फिर देखते हैं क्या क्या नहीं था। वीएस कोड, जस्ट अ सेकंड, ये ओपन हो जाए। मेरे गले में खराश हो रही है, जस्ट अ सेकंड, मैं कोड को ओपन कर लूं एक बार। डॉक्यूमेंट्स, वेब डेव मास्टर क्लास 3, ये था। और ये था कल का जो कोड था वो। तो इसको हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है, इसी में मैं कोड करूंगा आज। और इसको कर लेते हैं रीनेम, ताकि सब कुछ क्लियर कट रहे। ठीक है, आज जो होगा वो हम लोग देख लेंगे। डे 7, डे 7 में क्या क्या होगा मैं बता दूं पहले। लेबल टैग हम लोग पढ़ेंगे, लेबल टैग, उसके बाद टेबल टैग, और हम लोग पढ़ेंगे शायद लिस्ट टैग्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग पहले प्रैक्टिस क्या क्या था वो देख लेते हैं एक बार। तो ये वाला है हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, थोड़ा जूम इन कर लूं मैं ताकि सबको दिखे। ये रहा हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इसके अंदर हमने फॉर्म टैग यूज किया था पिछले दिनों, जिसमें हमने 3 टाइप का इनपुट टैग लिया था, जैसे टाइप ईमेल, टाइप यूआरएल और सबमिट। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इनपुट टाइप सबमिट का काम क्या होता है, एक बार मुझे चैट पे बताइए। इनपुट टाइप सबमिट का काम क्या होता है, एक बार मुझे पहले ये बताइए। वंश जी, आपको फॉर्म टैग के बारे में सब कुछ मैं बता दूंगा, डोंट वरी। पहले आप लोग मुझे बताइए इनपुट टाइप सबमिट का काम क्या है। ओके, यस, सबमिट द डेटा। इसका काम आपको कहाँ सबसे ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हमें सबमिशन सपोर्ट, मतलब सबमिशन का जो फीचर होता है वो ऑटोमेटिकली इसमें इनबिल्ट होता है। मतलब इनपुट टाइप सबमिट अगर आप लोग फॉर्म टैग के अंदर बनाते हो, तो आपके फॉर्म टैग के अंदर ये सबमिट फीचर ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग उस सबमिट बटन पर अगर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो मैं इसको गो लाइव करता हूँ एक बार, देखते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। देखिए, यहाँ पे 2 इनपुट टैग्स हैं, पहला वाला है ईमेल, दूसरा वाला है यूआरएल। तो यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर ऐड कर दूं, ताकि पता चले कौन सा वाला क्या है। एंटर, एंटर एन यूआरएल, सेव करूं। ऑलराइट, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे यूआरएल। अगर इसको मैं सबमिट करूं तो ये सबमिट हो रहा है, देखिए सबमिट कर रहा हूं तो यहाँ पे हमारा पेज जो है बार बार रीलोड हो रहा है। आप लोग अगर देख पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो यही है सबमिट बटन का काम। ये जो सबमिट हमारा जो बटन है, इसका काम ही यही है कि ये जस्ट हमारे फॉर्म को सबमिट करता है। वो सबमिट कहाँ करता है, कैसे करता है, कहाँ हम लोग उस डेटा को मंगवा सकते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, वो सब हम लोग जावास्क्रिप्ट में देखेंगे, अभी नहीं। ठीक है, बस अभी याद रखिए कि इनपुट टाइप सबमिट से हम लोग फॉर्म टैग के अंदर किसी भी डेटा को सबमिट कर सकते हैं, इतना याद रखिए तो चलेगा। अभी जो लोग वंश जी मुझे पूछ रहे थे कि फॉर्म टैग का काम क्या होता है। फॉर्म टैग एक नॉर्मल डिफ, मतलब एक नॉर्मल टैग की तरह ही काम करता है। कुछ देर बाद आप लोग डिफ टैग पढ़ोगे, वो और फॉर्म टैग, उसके अंदर और फॉर्म टैग के अंदर ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बट फॉर्म टैग के अंदर एक माइनर सा फंक्शनैलिटी ज्यादा है कि उसमें हमें फॉर्म बनाने के लिए जो नेसेसरी फीचर्स चाहिए होते हैं, वो पहले से इनबिल्ट उसमें मिलता है। जैसे फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन का मतलब पता है आपको? ठीक है, फॉर्म टैग में वैलिडेशन करते हैं, यस सर, अतुल जी एब्सोल्युटली करेक्ट। फॉर्म टैग के अंदर वैलिडेशन का फीचर पहले से मिलता है। फॉर्म वैलिडेशन मतलब क्या है? फॉर्म वैलिडेशन का एक सिंपल सा मतलब यही है कि फॉर्म में जिस डेटा को आप लोग सबमिट करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे एक ईमेल का इनपुट टैग है, मतलब इस इनपुट टैग में हम लोग क्या सबमिट करेंगे, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में पहले ये बताइए। इस ईमेल के इनपुट टैग में हम लोग क्या सबमिट करेंगे पहले? ठीक है,
पहले ये मुझे बताइए, इनपुट टाइप इस ईमेल इनपुट टैग में हम लोग क्या सबमिट करेंगे, पहले वो सुन लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ईमेल सबमिट करेंगे, राइट। तो जिनको लगता है कि इसमें हम लोग ईमेल सबमिट करेंगे, एक बार हैंड रेस करके मुझे बताइए। ठीक है, जो लोग चैट बॉक्स में लिखे हैं वो तो बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। जितने लोगों को लगता है कि हम लोग इनपुट टाइप ईमेल में हमारे ईमेल को सबमिट करेंगे, वो लोग एक बार हाथ हैंड रेस कीजिए। ठीक है सर, जब ईमेल लिखेंगे .com करके फिर सब तभी तो सबमिट हो जाएगा। हाँ, तो इस ईमेल को आप लोग अगर पहले चेक करो ईमेल का फॉर्मेट कैसे होता है। अगर मैं चेक करूं ईमेल फॉर्मेट, ठीक है, ईमेल दिखता कैसा है, ईमेल एड्रेस फॉर्मेट मुझे लिखना चाहिए था, एड्रेस। ईमेल एड्रेस दिखता कैसा है, देखिए यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस का एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे मैं अगर चेक करूं यहाँ पे, आप लोग चेक करिए, ये johndo@captainverify.com। तो ये क्या है, पहला वाला है यूजर नेम। ईमेल का, ईमेल के कुछ पार्ट्स रहते हैं जो अलग अलग हम लोग देख पाते हैं, जैसे, अरे ऐड भाई, ऐड क्यों आता है यहाँ पे। ओके, जो पहले है देखिए john.do, ये है एक्चुअली यूजर नेम, मतलब यूजर का जो नाम है उसके हिसाब से एक यूजर नेम ईमेल में हमें देना पड़ता है। फिर @, ये @, के बाद हमें देना पड़ता है हमारा जो डोमेन है वो। ठीक है, तो ये यूजर नेम और डोमेन, ये दोनों को मिला के हमें मिलता है एक ईमेल एड्रेस। तो यही है एक ईमेल का फॉर्मेट। ठीक है, लेकिन अगर मैं मेरे ईमेल एड्रेस के अंदर कुछ भी टाइप कर दूं जो एक ईमेल का फॉर्मेट ना हो, तो क्या होगा, ये क्या सबमिट होगा कि नहीं। ठीक है, तो मैं बता दूं ये सबमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो HTML है वो पहले से हमें ये वैलिडेट करके देता है कि अगर आपको ईमेल मतलब इनपुट टाइप ईमेल के अंदर अगर आप लोग ईमेल के बगैर कुछ लिखते हो फिर वो सबमिट नहीं होगा। ईमेल के अलावा अगर कुछ आप लोग लिखते हो तो वो सबमिट नहीं होगा। जैसे अगर मैं इस इनपुट टाइप यूआरएल को कमेंट आउट कर देता हूं, ठीक है, अब मैं इसमें कुछ भी लिखूं, कुछ भी जो एक ईमेल नहीं है, अगर इसको सबमिट करने की कोशिश करूं, देखिए जितनी बार कोशिश करूंगा ये मुझे एक एरर मारेगा। क्या? प्लीज इंक्लूड एन ब्ला ब्ला ब्ला, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने जो टाइप किया है वो एक ईमेल नहीं है। तो इसको अगर आप लोग फॉर्म टैग के बिना यूज करने की कोशिश करो, देखते हैं होता है कि नहीं। मैं यहाँ से जो फॉर्म टैग पहले बनाया था मैंने, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी अगर मैं कुछ टाइप करूं, टाइप करके सबमिट करने की कोशिश करूं, देखिए यहाँ पे मुझे वैलिडेशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मुझे वैलिडेशन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि फॉर्म टैग के अंदर आप लोग अगर इन दोनों को रखते हो तभी आपको वैलिडेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। HTML के अंदर इसीलिए फॉर्म टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फॉर्म टैग के अलावा आप लोग इन दोनों को ट्राई करके देखो, इसके अंदर ईमेल के अलावा कुछ लिखने की ट्राई करो, फिर इसको सबमिट करने की कोशिश करो, ये सबमिट नहीं होगा। ऊपर से कोई एरर भी नहीं आएगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें सबमिट तो कुछ होगा ही नहीं, उसके ऊपर हमें कोई एरर भी देखने को नहीं मिलेगा, ताकि मुझे पता चले कि ये गलत है कि सही है। ठीक है, अगर मैं फिर से इसको फॉर्म टैग के अंदर रैप कर दूं, देखिए मैं सेव करता हूं। अभी अगर मैं कुछ लिखूंगा इसके अंदर, अभी सबमिट करूं, तो ये मुझे फिर से एरर मार रहा है। ये एरर अगर आपको चाहिए तो आपको ये फॉर्म टैग के अंदर सारे इनपुट टैग्स को रैप करना पड़ेगा। ठीक है, मेनली हम लोग ईमेल और यूआरएल ही इसमें रखते हैं क्योंकि उसमें वैलिडेशन पहले से मिलता है हमें। क्लियर? फॉर्म टैग का काम वंश जी को समझ आ गया कि नहीं, एक बार मुझे बताइए। वंश जी समझ में आ गया फॉर्म टैग का काम क्या होता है? ओके, थैंक यू। ठीक है, तो सेम एज यूआरएल, यूआरएल का भी एक फॉर्मेट होता है जो कि हमें देखने को कहाँ मिलता है। हम लोग यूआरएल को चेक करेंगे, तो पहले मैं इसको कमेंट आउट कर दूं। ठीक है, यूआरएल के अंदर अगर आप लोग कुछ भी ट्राई करने की कोशिश करो, मैं सबमिट करूंगा, देखिए यहाँ पे एक और एरर आ रहा है। क्या? कि ये एक वैलिड यूआरएल नहीं है। एक वैलिड यूआरएल है कि नहीं उसको कैसे पता करें? आप लोग अपने ब्राउजर के ऊपर ये जो एड्रेस बार देख रहे हो, यूआरएल बार देख रहे हो, इसके अंदर किसी भी वेबसाइट को ओपन करके आप लोग पहले चेक कीजिए इसका फॉर्मेट क्या है। जैसे मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है http:// उसके बाद 1270.0.1, ये क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा। बट ये एक यूआरएल का फॉर्मेट है जो कि यहाँ पे मैंने फॉलो नहीं किया। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख के फिर से ट्राई किया तो ये मुझे एरर देगा कि ये एक यूआरएल नहीं है। तो मैं यहाँ पे .com लिख के भी ट्राई करता हूँ, देखिए ये फिर भी मुझे नहीं बता रहा, मतलब ये फिर भी मुझे बता रहा है कि ये भी एक यूआरएल नहीं है। तो यूआरएल को पहचाने कैसे? तो हमें यूआरएल को अगर लिखना है तो हमें पहले http ऐसे कुछ लिख के फिर .com अगर हम लोग लिखेंगे तब सबमिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यूआरएल का भी एक फॉर्मेट होता है, तो उस यूआरएल को अगर आपको वैलिडेट करना है कहीं भी,
तो आपको ये फॉर्म टैग का यूज करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको इनपुट टाइप यूआरएल का यूज करना पड़ेगा बस। तो फॉर्म टैग्स हमें ऐसे कुछ फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करते हैं पहले से। उसके बाद भी फॉर्म टैग्स के अंदर कुछ और भी फंक्शनैलिटीज हैं, जैसे मेथड्स, मतलब किस मेथड में हमारा फॉर्म सबमिट होगा। तो मेथड्स के अंदर अभी मैं गहराई में नहीं जा रहा। तो मेथड्स आपको फुल स्टैक में जब आप लोग बैकएंड पढ़ोगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि कितने सारे मेथड्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो उन मेथड्स के अंदर हमें यहाँ पे भी वो मेथड्स के सपोर्ट्स मिलते हैं, जैसे गेट मेथड, पोस्ट मेथड। ठीक है, इन दोनों का सपोर्ट डिफॉल्ट होता है। आपको अगर उसको इंक्रीज करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट गेट और पोस्ट हमें बाय डिफॉल्ट इसमें मिलता है। तो जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता अभी दिमाग इसमें मत घुसाइए। बाद में हम लोग अगर मिले बाद में फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर, तब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्म टैग के बारे में समझ में आ गया होगा आई गेस। तो एक बार मुझे हैंडल्स करके बता दीजिए फॉर्म टैग समझ में आया कि नहीं। ओके, अभी बताइए फॉर्म टैग समझ में आ गया। इजी है बहुत, जस्ट हमें वैलिडेशन देता है। सोम जी ने बताया गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट, यस, लेकिन फॉर्म टैग के अंदर सब नहीं मिलता। फॉर्म टैग के अंदर गेट और पोस्ट ही मिलता है शायद, उसके अंदर पुट पैच और डिलीट नहीं मिलता। ठीक है, ओके लेट्स कंटिन्यू करें। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास, देख लेते हैं। ये एक फॉर्म का एग्जांपल है। ठीक है, इस एग्जांपल के अंदर आप लोग देख रहे हो कि फेसबुक का एक क्रिएट न्यू अकाउंट का ये फॉर्म है, जिसके अंदर मैंने ये एग्जांपल ही दिखाया था पिछले दिनों। तो इसके अंदर आप लोगों को ये फॉर्म अगर आपको बनाना है तो आपको फॉर्म टैग का यूज करना पड़ेगा। फेसबुक ने भी इसी को यूज किया है, तो आप लोग अगर यूज करते हो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी का एग्जांपल है। ऑलराइट, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक लेबल टैग। क्या है? एक लेबल टैग। लेबल टैग क्यों हम लोग यूज करते हैं, इसका एक छोटा सा कारण है, वो हम लोग अभी देखेंगे। बट लेबल टैग क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बंगाली में फिर से मैंने लिख दिया गलती से। इन छोटे छोटे चीजों को एक बार चेंज करते हैं। इट इज अ लेबल, डोंट माइंड। ठीक है, ये पीपीटी ही मैं बंगाली क्लास में यूज करता हूँ, इसीलिए ऐसा हो गया। आई होप यू यू गाइस डोंट माइंड। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर। तो मैं जो बता रहा था लेबल टैग क्या होता है। ठीक है, आप लोग इसी एग्जांपल को लीजिए, ये जो पहले एग्जांपल मैंने दिया है, इसी एग्जांपल को उठाइए। यहाँ पे मैंने इसी एग्जांपल का कंटिन्यूएशन किया है। जैसे आप लोग देखो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये जो लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, देन जेंडर, ये जो देख के आप लोग बता पा रहे हो कि इसके अंदर हमें जेंडर सिलेक्ट करना है और इसके अंदर हमें डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो इन चीजों को अगर आप लोग फॉर्म के अंदर ऐड करना चाहते हो, जैसे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेम, फर्स्ट नेम, सर नेम, इन सारी चीजों को अगर आपने फॉर्म के अंदर आप लोग अगर यूज करना चाहते हो तो आपको एक लेबल टैग यूज करना पड़ेगा। क्यों? इसका क्या कारण है कि हमें लेबल टैग ही यूज करना है इन सारी चीजों के लिए। ये आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर लास्ट नेम, उसके बाद एक इनपुट टैग होता है, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, ये चीज ये आपने देखा है कि नहीं? एक बार मुझे हैंडल्स करके बताइए। आइए, सबने देखा है। ठीक है, जो जो फॉर्म सबमिट करता है कभी ना कभी हर एक गवर्नमेंट वेबसाइट में ये मिलता है। ठीक है, जहां से हम लोग बता पाते हैं कि इस इनपुट टैग में हमें इनपुट क्या करना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक लेबल टैग। इसका एक छोटा सा काम है। ठीक है, छोटा सा काम है, ज्यादा नहीं है। इसीलिए हम लोग सारे टैग्स को इग्नोर करके लेबल टैग ही यूज करते हैं इनपुट टैग के साथ। क्या काम है उसका एक बार देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, तो मैं कोड में वापस जाता हूं। जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो मैंने इनपुट टैग बनाया है, एक इनपुट टाइप यूआरएल, इसके ऊपर मैं एक लेबल बनाऊंगा। ठीक है, क्या बनाऊंगा? लेबल, LABEL लिखिए आप लोग। लिखने के बाद एंटर करो। एंटर करने के बाद आपके सामने एक लेबल टैग आ जाएगा। इसके साथ एक एट्रीब्यूट आएगा जिसका नाम है फॉर। ठीक है, फॉर हिंदी में क्या बोलते हैं? किसके लिए। ठीक है, मतलब ये फॉर, ये लेबल किसके लिए मैं बना रहा हूं, उसके लिए उसकी वजह से मुझे ये फॉर एट्रीब्यूट मिल रहा है। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फॉर मतलब किसके लिए। ठीक है, मतलब लेबल, ये लेबल टैग मैं किस इनपुट टैग के लिए बना रहा हूं उसको मुझे डिफाइन करना पड़ता है इस एट्रीब्यूट के अंदर। तो पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, एंटर, मैं यहाँ पे लेबल टैग के अंदर एक कंटेंट ऐड कर दूं, एंटर यूआरएल, सेव करूंगा। सेव करने के बाद आप लोग देखो यहाँ पे मुझे एक एंटर यूआरएल देखने को मिल रहा है। सॉरी, ए नहीं, एन होगा ये। ठीक है, एंटर एन यूआरएल, उसके बाद मुझे एक इनपुट टैग देखने को मिल रहा है। अभी आप लोग नोटिस करो, ये मैंने जो यूज किया है और पहले मैं जो पी टैग यूज कर रहा था ये वाला, इसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। मैं एक पी टैग यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक पी टैग भी यूज कर लेता हूँ जो मैं पहले यूज कर रहा था, एंटर एन यूआरएल बट पी टैग, सेव करूंगा।
तो ये है मेरा एंटर एन यूआरएल बट पी टैग, और ये है एंटर एन यूआरएल जो कि मेरा है लेबल टैग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेबल टैग, सेव करूंगा। देखिए ये मेरा है पी टैग, ये मेरा है लेबल टैग। आप लोग कोड को इग्नोर करो, पहले कोड मत देखो, बट यहां पे नोटिस करके मुझे बताओ कि इन दोनों में से डिफर सॉरी इन दोनों में डिफरेंट क्या है। चैट बॉक्स में ओपन कर देता हूं। लेबल टैग और पी टैग को कोड में इग्नोर करो। करने के बाद जस्ट यहां पे मुझे देख के बताओ कि यहाँ पे पी टैग और लेबल टैग के फॉन्ट में या फिर टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। कोई देख के अगर मुझे बता पाए तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग मुझे देख के एक बार बताइए। दीपक जी ने लिखा है नो। सर मेरे लैपटॉप में लेबल टैग वर्क नहीं कर रहा है। सबके लैपटॉप में करना चाहिए, ये भी HTML के अंदर इनबिल्ट ही होता है। ठीक है, इसके अंदर लेबल टैग काम नहीं कर रहा तो शायद आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया होगा, आई डोंट नो। अगर कोई प्रॉब्लम होता है आप मुझे पर्सनली फोटो भेज देना, मैं देख लूंगा। सर पी टैग यूज करने से मेरा कंटेंट अच्छा जाए लाइन से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, वो बात की बात है, बट मैं जहां से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इन दोनों को देख के आप लोग मुझे बताओ कि इन दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं। हाँ, लेवल टैग का यूज सेम लाइन में होता है सोम जी, एकदम करेक्ट ऑब्वियसली, बट डिजाइन में क्या कोई डिफरेंट है, या फिर फॉन्ट में कोई डिफरेंस है इसमें, मैं वो पूछ रहा हूँ। ठीक है, कि इन दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं, बस फॉन्ट के हिसाब से मैं अगर देखूं तो नहीं है। ठीक है, ये भी जैसा दिखता है, देखिए ये जैसा दिखता है ये भी वैसा ही दिखता है, मतलब इन दोनों में फॉन्ट के हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जस्ट अगर मैं पी टैग यहाँ से रिमूव कर दूं, ठीक है, पी टैग में एक प्रॉपर्टी होता है जो कि ब्लॉक लेवल बोलते हैं, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बट पी टैग को रिमूव कर देता हूँ, आप लोग यहाँ पे देखोगे एंटर एन यूआरएल। ठीक है, यहाँ से मैं इतना रिमूव कर दूं, एक सेकेंड, एंटर एन यूआरएल, उसके बाद एक इनपुट टाइप मेरा शुरू हो रहा है। क्लियर। तो अभी आप लोग पूछो कि सर हमने पी टैग के अलावा पी टैग को यूज ना करके हमने लेबल टैग ही क्यों यूज किया फॉर्म के अंदर। चलिए उस पर आगे बढ़ते हैं। तो इस फॉर्म के अंदर, एक सेकेंड, ओके। तो इस फॉर्म के अंदर ये लेबल टैग क्या काम करता है, आप लोगों को एक फॉर्म का एग्जांपल मैं देता हूं। ठीक है, तो मैं फेसबुक के साइन अप फॉर्म पे ही चलता हूँ, क्रिएट न्यू अकाउंट। यहाँ पे अगर मैं जेंडर या फिर डेट ऑफ, यहाँ पे नहीं मिलेगा मुझे वो फीचर, एक सेकेंड। कोई फॉर्म का वेबसाइट अच्छा सा कोई फॉर्म जहाँ पे हो, जहां से इनपुट कर सको, HTML फॉर्म, देखते हैं एक बार, चलिए फॉर्म्स के अंदर मैं चलूं, उसके बाद लास्ट नेम, ओके, यहाँ पे मुझे मिलेगा। चलिए जूम इन करते हैं थोड़ा। ये फॉर्म को एक बार सब लोग नोटिस करो। इस फॉर्म को सब लोग एक बार अच्छे से नोटिस करके मुझे बताइए, मैं अगर इस लास्ट नेम पे क्लिक करूंगा, ये जो लास्ट नेम टेक्स्ट मुझे दिख रहा है, अगर मैं इस लास्ट नेम टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो क्या होगा। एक बार मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे नीचे जो इनपुट टैग है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, आप लोग मुझे देख के एक बार बताइए। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, नीचे इनपुट टैग पे अच्छे से नोटिस करना, ठीक है। मैंने क्लिक किया। ठीक है, मैं फिर से क्लिक करता हूँ। मैंने लास्ट नेम इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये हाईलाइट हुआ, ये देखने को मिल रहा है आपको, ये देख पा रहे हो आप लोग। ठीक है, मैंने जस्ट इस पे क्लिक किया, ये टेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, या फिर फर्स्ट नेम पे भी अगर मैं क्लिक करूं तो नीचे का ये जो इनपुट टैग है ये हाईलाइट क्यों हो रहा है। हुआ कि नहीं, हाईलाइट हुआ, सब लोग ने देखा। इनपुट टैग सिलेक्ट होता है लेबल पर क्लिक करने के पर। ठीक है, आकाश जी की बात समझ लेते हैं, सुन लेते हैं एक बार। उन्होंने बोला इन लेबल टैग पे क्लिक करने के बाद इनपुट टैग हाईलाइट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे इनपुट टैग में होता है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ये सेम चीज यहाँ पे भी इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो वेबसाइट है वहां पे जाके मैं इस पे क्लिक करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं क्लिक करके देखूं कि यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है, मतलब हमारा सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे हो रहा है, मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो नीचे का इनपुट टैग हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, मेरे वेबसाइट पे मैं आ गया। आने के बाद अगर मैं इस एंटर एन यूआरएल इसके ऊपर मैं क्लिक करूं, मैंने क्लिक किया, मैंने बहुत बार क्लिक किया। आप लोग अगर माउस का आवाज आप लोग अगर सुन पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, बट मैं बहुत बार क्लिक कर रहा हूँ। देखिए ये पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जा रहा है, लेकिन मेरा इनपुट टैग सिलेक्ट नहीं हो रहा, या फिर इनपुट टैग पे फोकस मेरा नहीं आ रहा, क्यों। मैं यहाँ पे लेबल पे क्लिक कर रहा हूँ, ये तो मुझे इनपुट टैग को हाईलाइट करवा के देना चाहिए था, बट ये नहीं कर रहा। बट मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो ये हाईलाइट हो रहा है। मेरा ये वाला हाईलाइट नहीं हो रहा, मेरा ये वाला हाईलाइट हो रहा है, क्यों। क्यों हाईलाइट हो रहा है, कौन बता पाएगा।
बताइए चैट बॉक्स में सब लोग, कौन मुझे बता पाएगा क्यों नहीं हो रहा, मेरे वेबसाइट में क्या गलत है। मैं बताऊं, किन किन को सुनना है कि मुझे मैं बताऊं तो चलेगा। मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, जिन्होंने लिख दिया है बहुत बढ़िया। चलिए फिर कंटिन्यू करें। यहाँ पे लेबल टैग पे एक फॉर एट्रीब्यूट आप लोग नोटिस कर रहे हो, ये फॉर वाला एट्रीब्यूट, ये जो फॉर वाला एट्रीब्यूट आपको देखने को मिल रहा है, यही रिस्पॉन्सिबल है आपका ये फीचर के लिए। इस पे क्लिक करूंगा तो ये हाईलाइट होगा। यहाँ पे देखिए फॉर एट्रीब्यूट मेरा एकदम एम्प्टी है, इसमें कोई डेटा नहीं है। ये जो फॉर है और इस इनपुट टैग का जो आईडी है, ये आईडी और ये फॉर, इन दोनों में मुझे सेम वैल्यू देना पड़ेगा। मैं फिर से बता दूं, लेबल टैग के अंदर जो फॉर है और इनपुट टैग के अंदर जो आईडी है, ठीक है, इन दोनों को मुझे सेम करना पड़ेगा अगर मुझे ये फीचर चाहिए कि अगर लेबल पे मैं क्लिक करूं तो ये हाईलाइट हो। तभी पॉसिबल है जब ये फॉर और ये इनपुट टैग का आईडी ये दोनों सेम होगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, फॉर के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा यूआरएल, ये एक आईडी है, ये कुछ भी रख सकते हो आप। तो मैं ये यूआरएल आईडी इस इनपुट टैग के आईडी में भी दे दूंगा। यूआरएल सेव करूंगा। सेव करने के बाद कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर अभी मैं मेरे वेबसाइट पे आके इस लेबल पे क्लिक करूं, देखते हैं क्या होता है। देखो, मैंने लेबल पे क्लिक किया, ये हाईलाइट हो गया। अभी ये काम कर रहा है, पहले ये काम नहीं कर रहा था। अगर मैं यहां से फॉर के अंदर से यूआरएल हटा दूं, अभी मैं क्लिक करूंगा फिर से ये गायब हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो यही रिस्पॉन्सिबल है, अगर आपको लेबल टैग के अंदर क्लिक करके कोई भी इनपुट टैग को हाईलाइट करना है, तो आपको इस लेबल के फॉर के अंदर जो फॉर दे रहे हो आप लोग, फॉर का जो वैल्यू होगा उसको सेम रखना पड़ेगा आपके इनपुट टैग के आईडी के साथ। अगर आप लोग ये करते हो तभी आपको ये फीचर मिलेगा कि एंटर एन यूआरएल, या फिर कोई भी लेबल के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा इनपुट टैग होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। समझ में आ गया? हैंडल्स करके मुझे बताइए, समझ में आया कि नहीं? लेबल टैग का जस्ट इतना सा ही काम है। लेबल टैग्स फॉर्म टैग के अंदर ही हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि फॉर्म टैग के अंदर ही ये अपने पावर को ज्यादा अच्छे तरीके से दिखा सकता है। ठीक है, लेबल टैग और इनपुट टैग दोनों मतलब जय वीरू की तरह है। ठीक है, एक दूसरे से बिछड़ नहीं सकते कभी। तो फॉर्म टैग के अंदर आप लोग पी टैग, एच टैग ऐसे कोई टैग यूज नहीं करोगे। अगर फॉर्म का इनपुट टैग आप लोग चाहते हो कि कोई यूजर आके देखे कि उस इनपुट टैग में कौन सा वाला इनपुट करना है, तो आप लोग सिंपली एक लेबल टैग का यूज करोगे। ठीक है, सारे फॉर्म्स के अंदर लेबल टैग ही यूज होता है। ठीक है, लेबल, इनपुट और फॉर्म, ये तीन चीजें एक दूसरे से बिछड़ नहीं सकते। समझ में आया? तो लेबल और इनपुट, ये दोनों चीजों का आपको एक साथ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर जो यूआरएल या फिर इसके अंदर जो फॉर आपने प्रोवाइड किया है, ये फॉर और इसका आईडी आप लोगों को हमेशा सेम रखना पड़ेगा। जिसको आपको मतलब जिस इनपुट को आपको वो फीचर देना है कि लेबल पे क्लिक करो तो वो इनपुट हाईलाइट होगा, तो उसके लिए आपको आईडी और फॉर दोनों सेम रखना पड़ेगा। समझ में आई बात? क्लियर? हैंडल्स कर दीजिए जितने को समझ में आ गया। एक सेकंड, समझ में आया कि नहीं एक बार देख लो। 9 लोगों ने हैंडल्स कर दिया है, बाकियों को समझ में नहीं आया क्या? ठीक है, तो मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं एक कॉल अटेंड करके आता हूँ। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिए बस, ऑफिस से एक फोन आ रहा है, 1 मिनट वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ अभी।
ओके, हम बैक। ठीक है, समझ में आ गया कि मैंने क्या बोलने की कोशिश की। फॉर्म, लेबल और इनपुट, इन तीनों को आपको एक साथ यूज करना है बस, और कुछ नहीं याद रखना। ओके, लेट्स कंटिन्यू। फिर आगे बढ़े, एक बार हैंडल्स करके मुझे बता दीजिए। कंटिन्यू करें क्या? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा तो कंटिन्यू करें। अगर कुछ भी समझ में ना आए, हेल्प डेस्क पे बात कीजिए, वो आपको समझा देगा ठीक से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं जो कर रहा हूं अभी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चलिए आगे बढ़ते हैं। वो है हमारा, देखते हैं क्या है, एक लिस्ट टैग है। ठीक है, लिस्ट टैग्स क्या होते हैं? तो आपने बहुत वेबसाइट्स पे देखा होगा कि जहां पे बुलेट पॉइंट्स ऐड किया होता है। बुलेट पॉइंट्स किसको बोलते हैं? देखिए, इसी प्रेजेंटेशन में आप लोग फॉलो करो। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो एक डॉट सा बना हुआ है, डॉट के बाद मैंने कुछ लिख के रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी कैसे बंगाली आ गया है यार। दीज मैं लिख के रखता हूँ, डोंट वरी, दीज आर लिस्ट्स। ओके, लिस्ट्स, ओके, ठीक है। लेबल टैग्स इतना ही था, हाँ। लेबल टैग क्या, और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ। अ, कौन क्या बोल रहा है, देखते हैं। देवेंद्र जी बोल रहे हैं, क्या यूज किया, कौन सा वाला, एक बार मुझे बताइए। सर, नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट पे अभी बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट में ज्यादा अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तो नेम एट्रीब्यूट में ऑटोमेटिकली पढ़ा दूंगा, ठीक है। समझ में आया देवेंद्र जी? एक बार मुझे बताइए। ओके, चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। तो लिस्ट आपने कहाँ कहाँ देखा होगा? जिनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, इन सारी चीजों का थोड़ा मतलब ज्ञान है, उनको पता होगा कि बुलेट पॉइंट्स किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करो, यहाँ पे जो मैंने टॉपिक लिख के रखा है, उसके नीचे एक गोल, एक डॉट है, उसके बाद मैंने कुछ लिखा हुआ है, जैसे दीज आर लिस्ट टैग्स, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं कुछ लिखूं, देखिए मैं एक और इंटर प्रेस करूंगा तो मेरे नीचे एक और डॉट बन जाएगा, तो इसके अंदर मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ। तो ये जो डॉट मुझे दे रहा है, ये कैनवा मुझे जो डॉट प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या है? ये एक्चुअली में हमें क्या प्रोवाइड करता है? पॉइंट्स लिखने के लिए मदद करता है, पॉइंट्स, ठीक है। किसी बड़े आपको पैराग्राफ में अगर कोई पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो आप लोग इन लिस्ट टैग्स का यूज करोगे, ठीक है। तो इन लिस्ट टैग्स को हम लोग बनाते कैसे हैं, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये मिलता है पहले से, तो इसमें भी आपको मिलता होगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा, एंटर करूंगा, एंटर करते ही मुझे एक एक लिस्ट बना के दे देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कैंसिल करता हूँ पहले, तो चलिए फिर कंटिन्यू करें। मैं इसको बनाऊं कैसे, वो मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, बट पहले इसको मैं डिलीट कर दूं। कमेंट आउट बहुत कुछ किया हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ऑल राइट, तो कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं नीचे क्या करूंगा, एक H1 टैग बनाता हूँ। H1 टैग से मैं डिफरेंशिएट कर पाऊंगा कि कौन सा वाला कौन सा सेक्शन है। तो मैं लिखता हूँ लिस्ट टैग्स बिलो, ऐसे लिख के रखता हूँ ताकि मुझे पता चले नीचे लिस्ट टैग्स हैं। ओके, चलिए। तो अभी मैं क्या करूंगा, लिस्ट बनाने के लिए आपको दो टैग्स की जरूरत पड़ेगी। दो नहीं, मेनली तीन टैग्स हैं हमारे पास। तीन टैग्स की मदद से हम लोग तीन तरह के या फिर क्या बोल सकते हैं, तरह मतलब डिफरेंशिएट बहुत सारे हैं उसमें। तो पहले देख लेते हैं कि कितने टैग्स हम लोग यूज करते हैं पहले। तो मैंने जैसे बताया, इसके अंदर जो ये जो गोल डॉट आपको दिख रहा है, ऐसे लिस्ट्स बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे? ये जो गोल डॉट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं बुलेट पॉइंट। तो ऐसे बुलेट पॉइंट्स आप लोग कैसे बना सकते हो HTML के अंदर? उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक यूएल टैग। यूएल क्या यूज करना पड़ेगा? एक यूएल टैग, ठीक है। यूएल का पूरा नाम है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। यूएल का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर क्या होता है, अनऑर्डर क्या होता है, वो थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा, बट आप लोग पहले याद रखो, यूएल का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यूएल लिखता हूँ, लिखने के बाद एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद आपके सामने एक यूएल टैग आ जाएगा। इसको आप लोग अगर सेव करते हो तो आपको स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे एक और चीज ऐड करनी है, जो कि है एक एल आई टैग। क्या है? एक एल आई टैग। एल आई का मतलब है लिस्ट, ठीक है। तो यूएल हमें हेल्प करता है कैसे लिस्ट हमें बनाने हैं, और एल आई हमें मदद करता है लिस्ट बनाने के लिए, मतलब लिस्ट के अंदर कौन सा कंटेंट रहेगा, क्या होगा, वगैरह वगैरह सब कुछ हम लोग एल आई के द्वारा बनाते हैं। बट यूएल हमें हेल्प करता है कैसे लिस्ट हमें बनाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ एल आई। एल आई लिखने के बाद एंटर करूंगा, तो मेरे सामने एक एल आई टैग आ जाएगा। चलिए इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्या, आलू। सेव करूंगा। अभी देखिए, आलू जो मैंने लिखा वो एक गोल डॉट के साथ आ रहा है, मतलब क्या, ये एक लिस्ट है। अभी मैं इसको भी अगर रेप्लीकेट करूं, ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसके अंदर मैं अगर लिखूं भिंडी, भिंडी सेव करूंगा,
देखिए भिंडी लिखा मैंने, भिंडी भी एक और लिस्ट के हिसाब से आया। ठीक है, देन एक और मैं लिखता हूँ क्या, एलाई लिखता हूँ, क्या लिखो, टिंडा, टिंडे। ठीक है, टिंडे लिखता हूँ, टिंडे आ गया यहाँ पे। और भी कुछ लिखता हूँ, क्या लिखूं, आप लोग बताओ क्या लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिखो, ये एक डॉट के हिसाब से आएगा, मतलब ये बुलेट पॉइंट्स ऑटोमेटिकली हमें एक बना के देगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक और H2 टैग बनाता हूँ। H2 टैग में लिख के मैं रखता हूँ UL या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग्स, सेव करता हूँ। देखिए लिस्ट टैग है इसके नीचे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, जो सब जिन्हें लिखा है चिकन बिरयानी, चलिए आपको खाने का अगर मन कर रहा है तो लिख देते हैं, खिला तो नहीं पाऊंगा बट चिकन बिरयानी लिख ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो भी लिखो तो ये ऐसे ही आएगा। क्लियर है। तो इसके बाद आप लोग एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे मैंने जो लिस्ट बनाया उसके अंदर जस्ट एक गोल डॉट है, जस्ट एक गोल डॉट है। ठीक है, अगर आपको चेक, आपको अगर ये लिस्ट जो आपने बनाया है, ये अगर आपको किसी और फॉर्मेट में बनाना है या फिर किसी और डिजाइन में आपको बनाना है, तो आपको कुछ और ऐड करना पड़ेगा, या फिर आपको एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा जिसकी मदद से आप लोग इन गोल डॉट्स को चेंज करके स्क्वायर बना सकते हो, एक सर्कल बना सकते हो। ठीक है, तो उनको कैसे करें चलिए देखते हैं। सोम जी ने लिखा है वेज, ओ सोम जी सॉरी, यू आर वेज, नो वरीज। ठीक है, मैं आलू बिरयानी लिख देता हूँ यहाँ पे, माई बैड। ठीक है, मजाक से हटके यही मैं, मतलब पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा बहुत मजाक चलता है। ओके, तो मैं लिखता हूँ क्या, जो मैंने बताया अभी यहाँ पे, ये जो डॉट्स हैं इनको मैं चेंज करूंगा एक स्क्वायर में। स्क्वायर मतलब एक चौकोन बॉक्स, जस्ट दैट्स ऑल। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, मैं इसको ही कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसके नीचे मैं इसको पेस्ट करूंगा, पेस्ट करने के बाद एंटर करता हूं, तो देखिए नीचे एक और लिस्ट आ गया मेरा, सिंपल चीज है। तो इस यूएल टैग के अंदर आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आपको यूज करना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप लोग यूएल टैग के अंदर कुछ अलग से फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हो, जैसे एक अलग टाइप का बुलेट पॉइंट। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यूएल के बाद थोड़ा स्पेस देंगे, देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मैं लिखूंगा टाइप, क्या लिखूंगा, टाइप। टाइप लिखने के बाद अगर आप लोग एक इक्वल टू दो, तो VS कोड ऐसे ऑटोमेटिकली हमें एक क्या बोलते हैं इसको, एक कोटेशन मार्क हमें जनरेट करके दे देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूएल के बाद लिखेंगे टाइप, क्या लिखता हूं फिर से, टाइप इक्वल टू। तो ये टाइप लिखने के बाद हमें एक टाइप एट्रीब्यूट देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको जो मैं बोल रहा हूं वो लिखिए। अगर आपको इन बुलेट पॉइंट्स को एक बॉक्स में कन्वर्ट करना है, मतलब एक स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग क्या लिखोगे, इस टाइप के अंदर आप लोग पहले लिखो स्क्वायर, टाइप के अंदर आप लोग लिखिए स्क्वायर। अगर मैं इसको सेव करता हूं, देखिए यहां पे आप लोग देख सकते हो, ये वाला एक गोल बुलेट पॉइंट है, नीचे जिसको मैंने टाइप स्क्वायर किया है वो एक बॉक्स बन गया है। दिख रहा है कि नहीं, एक बार मुझे हैंडल्स करके बताइए, दिख रहा है हाँ कि ना। ठीक है, तो ऐसे आप लोग स्क्वायर, इसको बोलते हैं एक डिस्क। ठीक है, ये जो पहले से हमें मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं एक डिस्क। तो यहाँ पे मैं लिख के रखता हूं कि ये है एक डिस्क, सेव करूंगा तो ये वाला है हमारा एक डिस्क। यहाँ पे नीचे एक और मैं पी टैग लिख के दे देता हूँ कि ये है स्क्वायर, ताकि डिफरेंशिएट करने में मदद हो। देखिए ये वाला है डिस्क, डिस्क में क्या करता हूँ टाइप। ठीक है, टाइप लिखता हूँ ताकि और अच्छे से पता चले कौन सा वाला कौन सा टाइप है, ये है स्क्वायर टाइप। एक और होता है हमारे पास जो कि होता है, मैं एक बार इसको रेप्लिकेट करूं, रेप्लिकेट करने के बाद इसके अंदर मैं लिखूंगा सर्कल। ठीक है, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है मुझे लिखना पड़ेगा सर्कल। सर्कल अगर लिखता हूं तो देखिए ये वाला कुछ अलग से आ रहा है, ये एक अनफिल्ड सर्कल है जिसके अंदर कोई फिलिंग नहीं है, ये जस्ट एक बाहर से बॉर्डर टाइप का सर्कल आ रहा है। ठीक है, तो यूएल टैग्स के अंदर आपको तीन तरह के जस्ट टाइप्स मिलते हैं यूएल टैग्स के अंदर। पहला वाला है, इसको बोलते हैं डिस्क, जो हमें पहले से ही मिलता है, इसके लिए हमें कुछ अलग से पापड़ नहीं बेलने पड़ते। बट अगर आपको इसको डिफॉल्ट को चेंज करना होता है, तो आपको ऐसे टाइप्स यूज करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आप लोग किसी भी इनपुट टाइप को, सॉरी सॉरी, किसी भी एलआई टैग को ऐसे स्क्वायर और ऐसे सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं, एक बार हैंडल्स करके बताइए, क्लियर है बात। एक सेकेंड, क्लियर है, होल्ड ऑन, मेरा ये काम क्यों नहीं कर रहा है, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, ये मेरा काम नहीं कर रहा, फ्रीज हो गया, पता नहीं मैकबुक में क्या दिक्कत है यार। समझ में आया कि नहीं, अब मुझे बताइए, समझ में आया।
एक बार चैट बॉक्स में देख लेते सब लोग। क्लियर है बात, कैसे हम लोग एक यूएल टैग का मतलब डिजाइन चेंज कर सकते हैं, इतना ही सिंपल है। आप लोग इसको सीएसएस की मदद से भी चेंज कर सकते हो। अभी मैं रिकमेंड करूंगा, अभी ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, सीएसएस जब हम लोग सीखेंगे इसको भी दिखा दूंगा कि कैसे यूएल टैग का ऐसे टाइप चेंज करना होता है। क्लियर है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है वो है ओएल टैग। ओएल टैग क्या होता है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। मेरा एक क्रोम काम क्यों नहीं कर रहा यार, यहाँ पे ही चलिए कंटिन्यू करते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काम कर रहा है बट नीचे काम नहीं कर रहा। ओके कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हमारा एक ओएल टैग, तो मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ। H1 लिखने के बाद मैं लिखता हूँ OL, या फिर OL का मतलब किसी को पता है, देखते हैं किसको पता है। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL का मतलब क्या होगा फिर, कौन बता पाएगा। चल नहीं रहा सर, कौन सा वाला चल नहीं रहा, मेरा भी नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों, मेरा क्रोम भी फ्रीज हो रहा है। ठीक है, सब लोग स्क्रीन तो देख पा रहे होगे, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको, पहले देख लो एक बार। अतुल जी को स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अतुल जी आपके नेटवर्क में शायद तो दिक्कत है, सबको दिख रहा है। ओके, तो OL मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट को लिख लेते हैं यहाँ पे, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। अभी अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, अनऑर्डर्ड मतलब होता है हमारे पास, हमने जब अभी तक जो लिस्ट हमने बनाए हैं उसमें देखिए कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर का मतलब, आप लोग ऑर्डर को, ऑर्डर का मतलब कैसे सिंपली मैं समझाऊं कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। ऐसे ही 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये देखिए एक ही नंबर से बढ़ रहा है, बस +1 करते करते हम लोग जा रहे हैं, तो एक ही नंबर से ये इंक्रीज हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग एक ऑर्डर, मतलब साइमल्टेनियसली एक ही फॉर्मेट में मेरा कोई चीज अगर चेंज होता रहे तो हम लोग उसको बोलते हैं एक ऑर्डर। बट ऑन द अदर साइड, यहाँ पे मैंने जो अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज किया है इसमें देखिए कोई ऑर्डर नहीं है, इसमें जस्ट एक ही टाइप का डिस्क, स्क्वायर और एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ऑर्डर्ड लिस्ट को हम अलग रखते हैं यूएल से, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट से अलग। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब जिसमें कोई मतलब जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप लोग देखोगे कि कैसे कैसे ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। तो कोई ऐसे बोले, अतुल जी बोल रहे हैं सर H1 टैग के यूज क्या क्यों किया। H1 टैग जस्ट मैंने लिख के रखा है ताकि मुझे पता चले कहाँ पे मैंने क्या लिखा है। ठीक है, इसके नीचे ऑर्डर्ड लिस्ट रहेगा, इसके नीचे यूएल टैग्स रहेंगे, इसीलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, इसको चेंज करके H2 में कर देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। क्लियर है, अतुल जी समझ में आया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं लिखूंगा OL, यूएल के लिए यूएल टैग मैंने यूज किया, OL लिख के एंटर करूंगा तो मेरे सामने एक OL टैग आ जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस OL टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, LI यूज करूंगा ऑब्वियसली। यूएल टैग के अंदर मैंने जैसे LI यूज किए, इसके अंदर भी मैं LI यूज करूंगा। LI के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं फिर से क्या लिखूं, क्या लिखा जाए, आप लोग मुझे बताओ, कोई आइडिया दो, क्या लिखे हम लोग ऑर्डर के अंदर, क्या लिखे, आलू भिंडी प्याज बहुत हो गया, कुछ और लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखे बताइए, फ्रूट्स, ओके, नाम बताइए तो ज्यादा समझ में आए। क्या लिखे, मैंगो, ओके मैंगो, लेट्स गो। अभी सीजन भी चल रहा है तो आम खाने का मन तो सबको कर रहा होगा, चलिए फिर मैंगो लिख लेते हैं, सेव करूंगा। नेक्स्ट, एप्पल, वेरी गुड, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एप्पल। नेक्स्ट, वाटरमेलन, बहुत बढ़िया, गर्मी में वाटरमेलन इज वेरी हेल्दी, ओके। और कीवी, ओ बड़े लोगों का खाना, कीवी। तो एवोकाडो भी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत किया उसने, एवोकाडो। ठीक है, तो ऐसे आप लोग बहुत सारे लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना के आप लोग देखो। ग्रेप्स, सेव करूता हूँ, सेव करने के बाद अभी चलिए देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। ड्रैगन फ्रूट, ओके, ड्रैगन फ्रूट भी ऐड करते हैं लास्ट। और कुछ नहीं चाहिए भाई, बहुत कुछ खा लिया, ड्रैगन फ्रूट, सेव करते हैं। अभी मैं अगर नीचे जाऊं, आप लोग अभी नोटिस करो, यूएल टैग के अंदर जो जो एल आई था उसमें कोई ऑर्डर नहीं था, इसमें एक ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है। जैसे हर एक फ्रूट का जो मैंने नाम लिखा है वो देखिए एक नंबर सिस्टम में आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 फ्रूट्स के नाम, सातों के सातों एक एक नंबर लेके आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लेकिन वैसे ही आप लोग अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट फॉलो करो, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई नंबर सिस्टम या फिर कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाता। बट ऑन द अदर हैंड ऑर्डर्ड लिस्ट में एक नंबर सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग एक ऑर्डर, जैसे एक नंबर से ये बढ़ रहा है हर बार,
तो एक के बाद दो ही आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा, ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला वाला जो टाइप हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग नॉर्मल इंग्लिश जो नंबर होता है हमारे पास, नंबर सिस्टम, उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्डर लिस्ट है उसको मैं कॉपी करता हूं यहां से। ये मैं ऊपर लिख के देता हूं एक बार, आसानी होगा कि पी टैग में लिख के रखता हूं। दिस इज इसका टाइप में लिखता हूं, टाइप इक्वल टू, इसका जो टाइप होता है वो वन होता है। ठीक है। इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट टाइप वन लिखते हैं। तो ये जो टाइप इक्वल टू वन अगर लिखेंगे तो ऐसा ही आएगा, ये बाय डिफॉल्ट फीचर होता है हमारा। देन हमारे पास जो आएगा वो है टाइप इक्वल टू स्मॉल ए। ठीक है। स्मॉल ए क्या काम करता है चलिए देखते हैं। मैं इसी ऑर्डर्ड लिस्ट को कॉपी पेस्ट करता हूं। करने के बाद जाहिर सी बात है मुझे इस ओएल के अंदर एक टाइप प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक टाइप। तो मैं अगर इसमें जाके लिखूं टाइप, TYP टाइप, एंटर करूंगा, तो अभी आप लोग नोटिस करो इसमें 5 तरह के टाइप्स हैं। ये VS कोड मुझे दे रहा है सजेशन कि आप इन पांचों में से कौन सा वाला टाइप यूज करना प्रेफर करोगे। तो मैंने लिखा है टाइप इक्वल टू स्मॉल केस ए। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल केस ए को सिलेक्ट करूं, या फिर आप लोग मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, टाइप इक्वल टू कोटेशन के अंदर स्मॉल ए। इसको सेव करके देखो, लाइव एकदम चेंज होगा। आप लोग यहाँ पे नोटिस करो, मैं कोड को सेव करता हूँ। अभी क्या चेंज हुआ, जो पहले 1 2 3 4 5 6 आ रहा था, अभी ये ABCDEFGH आ रहा है। H नहीं है बट G तक। ठीक है। ये भी एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, जैसे A के बाद B ही आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D, ऐसे ये भी एक ऑर्डर है। वैसे ही आपको सेम तरह का ऑर्डर एक और देखने को मिलेगा, जो कि है हमारा एक कैपिटल ए। मैं सॉरी, टाइप इक्वल टू कैपिटल ए। ठीक है। मैं यहाँ पे इस ऑर्डर को ही फॉलो करूंगा। एक सेकंड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके मैं लिखूंगा इसको, बस स्मॉल ए को मैं कैपिटल ए कर दूंगा। ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूं, देखिए नीचे मैंने कैपिटल ए वाला जो जो टाइप किया वो उसके अंदर कैपिटल में आ रहा है सब कुछ। ठीक है। इसमें स्मॉल केस में आ रहा है, इसमें कैपिटल में आ रहा है। आप लोग टाइप चेक करो, इसमें टाइप इक्वल टू वन है तो 1 2 3 4 करके आ रहा है। इसमें टाइप स्मॉल ए है इसीलिए ABCD करके आ रहा है। इसमें टाइप कैपिटल ए है इसीलिए कैपिटल ABCD में आ रहा है। वैसे ही दो और भी हमारे पास टाइप्स होते हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम किस किस को पता है, एक बार हैंडल्स करके मुझे बताइए तो। रोमन नंबर सिस्टम अभी हैंडल्स कीजिए। अपने मैथ्स में कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, इंडिया का मैथ सिस्टम ऐसे ही चलता है। रोमन नंबर सिस्टम किस किस को पता है, एक बार हैंडल्स करके मुझे बताइए। मतलब वन अगर लिखना चाहे रोमन में क्या लिखते हैं, कैपिटल आई या फिर स्मॉल आई। टू अगर लिखना चाहे तो स्मॉल टू, स्मॉल सॉरी सॉरी टू, दो आई लिखना पड़ता है हमें। ठीक है। ऐसे ही तो इसको हम लोग बोलते हैं रोमन नंबर्स। ठीक है। जो रोम में यूज होता है उसको हम लोग इंडिया में सीख रहे हैं। ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप, एक और पी टैग बनाते हैं, टाइप इक्वल टू अगर पहले मैं इस टाइप के अंदर लिखूं स्मॉल आई। ठीक है। सबने बहुत कमेंट कर लिया, अभी क्लास में फॉलो करें। ठीक है। थैंक यू प्रदीप जी। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइप के अंदर इक्वल टू लिखेंगे स्मॉल आई। तो इसको ही मैं कॉपी करता हूँ, ओएल टैग को कॉपी करने के बाद पी टैग के अंदर इसको मैं पेस्ट करूंगा। अभी मैं टाइप के अंदर इसको कैपिटल ए जो था हमारा वो चेंज करके मैं कर दूंगा स्मॉल आई। स्मॉल आई जब मैं चेंज करूंगा, अभी नोटिस करो नीचे जो हमारा टाइप आएगा वो सारे रोमन नंबर सिस्टम में आएंगे। ठीक है। स्मॉल आई मतलब रोमन में देगा, स्मॉल आई मतलब वन, डबल आई मतलब टू, ट्रिपल आई मतलब थ्री, आई वी मतलब फोर, वी मतलब फाइव, वी आई मतलब सिक्स, ऐसे। इसका ही एक डिफरेंट वर्जन है जो कि कैपिटल रोमन नंबर है। ठीक है। स्मॉल रोमन नंबर, कैपिटल रोमन नंबर, ऐसे दो चीजें होती हैं हमारे पास। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक और टाइप बनाता हूँ जिसमें हमारा होगा कैपिटल आई। अगर मैं इसके अंदर नीचे जो ओएल टैग के अंदर टाइप है इसको अगर मैं कैपिटल आई कर दूं, अभी नोटिस करना इसके अंदर सेम ही नंबर सिस्टम है बट ये कैपिटल में आ रहा है सब कुछ। ये कैपिटल आई, कैपिटल डबल कैपिटल आई, फिर ट्रिपल कैपिटल है, ये सब है रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है। तो रैप अप करें, तो रैप अप कर लेते हैं एक बार। हमने पहले सीखा अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर नहीं है मतलब इसके अंदर जस्ट ये बुलेट पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इन बुलेट पॉइंट्स को आप लोग चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे आप लोग एक स्क्वायर बना सकते हो, एक सर्कल बना सकते हो। ठीक है। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हमारे पास HTML के अंदर डिस्क टाइप का बुलेट पॉइंट पहले से होता है, तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास है ऑर्डर्ड लिस्ट। उससे पहले मैं पूछ लेता हूं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, हैंडल्स करके मुझे बताइए।
ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट में किसी को प्रॉब्लम है कि नहीं? आई गेस नहीं होगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट बहुत इजी है, जस्ट उसमें टाइप्स आपको देखने पड़ते हैं, किस टाइप का आपको बनाना है। दो टाइप्स होते हैं हमारे पास, एक सर्कल, एक स्क्वायर और एक डिस्क। डिस्क पहले से होता है, सर्कल और स्क्वायर आपको अगर चाहिए तो प्रेफरेंस के हिसाब से आप लोग बाद में यूज कर सकते हो। ठीक है। देन हमारे पास आता है, बोलिए जवाला जी। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर का मतलब, ऑर्डर है हमारा एक, जो एक ऑर्डर फॉलो करता है, जैसे वन के बाद टू आता है, टू के बाद थ्री आता है, ऐसे। तो इन ऑर्डर में से आपको कितने टाइप्स का ऑर्डर मिलता है? पांच तरह टाइप का ऑर्डर मिलता है। पहले है एक नंबर ऑर्डर, जिसके अंदर वन टू थ्री फोर ऐसे। नेक्स्ट है हमारे पास एक स्मॉल ए, मतलब स्मॉल कैप, स्मॉल या फिर स्मॉल केस में अगर एबीसीडी में आपको ऑर्डर चाहिए तो। देन कैपिटल ए, देन हमारे पास होता है एक रोमन, स्मॉल रोमन, देन हमारे पास कैपिटल रोमन। ऐसे पांच तरह के हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं, अभी आपको पता है। ठीक है। सर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट उतना ज्यादा यूज नहीं होता, इसीलिए एक और लिस्ट होता है, हाँ मुझे पता है, बट डिस्क्रिप्शन लिस्ट उतना ज्यादा यूज नहीं होता। ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है क्या नहीं होता, आप लोग थोड़ा गूगल कर सकते हो। अभी डिस्क्रिप्शन लिस्ट का उतना ज्यादा काम नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं दिखाया, इसमें मैंने उसको डिप्लीकेट किया है। ठीक है। आप लोग चाहो तो आप लोग गूगल कर सकते हो। ठीक है। ऑल राइट, पवन जी बोल रहे हैं आ गया सब। क्या आ गया पवन जी? सब समझ में आ गया? पवन जी बता दीजिए, सब समझ में आ गया कि नहीं? सोम जी बोल रहे हैं सर स्क्रीन नहीं शो हो रहा है सर, इसका यूज कहाँ करेंगे? स्क्रीन शो नहीं हो रहा, स्क्रीन सबको दिख रहा है कि नहीं, एक बार मुझे फिर से बताइए। किसी किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं क्यों, ये गूगल मीट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, मैं एक बार चेक कर लूँ। पिंग मेरा ठीक ठाक तो जा रहा है, हाँ 90 ms पिंग है मेरा, 43 ms, वाह वेरी लो। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा है वो शायद उनके एंड में कोई प्रॉब्लम होगा, आपको शायद नेटवर्क थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा। वेब पेज में लिस्ट बनाने में, लिस्ट बनाने में होगा लिस्ट का यूज, यस सौरभ जी एब्सोल्युटली करेक्ट। वेब पेज में आप लोगों को अगर लिस्ट बनाने हैं तो आपको ऐसे लिस्ट टैग्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको ऐसे लिस्ट का यूज कहाँ देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा, मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ, आप लोग इस वेबसाइट में जाइए, W3 स्कूल में भी ऐसे लिस्ट मिलेंगे आपको। अगर मिले यहाँ पे कहीं तो मिलेगा, कहीं तो होगा। इसमें अगर ना मिले तो गिग्स फॉर गिग्स आप लोग सर्च करो, बहुत बढ़िया वेबसाइट है प्रोग्रामिंग के लिए। गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है, ये वाला वेबसाइट। यहाँ पे आप लोग जो टॉपिक्स पढ़ोगे उनके अंदर लिस्ट का यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा लिस्ट का यूज होता है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े एकदम टॉपिक्स रहते हैं जहाँ पे पढ़ना पड़ता है बहुत कुछ, तो इसीलिए वहां पे लिस्ट का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है। हाँ, कोर्सेज वाली वेबसाइट में ज्यादा यूज होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, जहाँ पे कुछ बड़ा लिखा हुआ होगा वहां पे लिस्ट का यूज ज्यादा किया जाता है। सर ये बताइए, जब पी टाइप क्यों यूज कर रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट समझ में नहीं आया। पी टैग मैं जस्ट दिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ कि उसके नीचे कौन सा वाला टाइप है, जस्ट, और कुछ नहीं। पी टैग अगर आप लोग वहां यूज ना भी करो तो चलेगा, मैं जस्ट यहाँ पे पी टैग यूज कर रहा हूँ दिखाने के लिए कि इस पी टैग के नीचे जो लिस्ट है वो टाइप इक्वल टू आई है, इसका काम कुछ नहीं है। ठीक है, इसको अगर आप लोग डिलीट भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, मैंने जस्ट इसको लिखा है, पी टैग मतलब पैराग्राफ होता है, इसके नीचे मैंने जो टाइप लिख के रखा है उसी को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने यहाँ पी टैग यूज किया है, जस्ट, और कुछ नहीं। समझ गए गौरव जी? सर HTML का इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ग्रुप में सेंड कर देना प्लीज। आप जो PDF मैंने शेयर किया है उसमें ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हो, या फिर गूगल चैट जीपीटी कुछ भी करो, अभी तो सबको सब कुछ पता है। समझ में आया अतुल जी? एक बार मुझे बताइए, आपका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, देख के पता चल रहा है। लिंक शेयर हो सकता है अगेन, हाँ ऑब्वियसली ग्रुप में मैं फिर से शेयर कर दूंगा, आज रात को ही कर दूंगा। ऑल राइट, ठीक है, फिर कंटिन्यू करें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा एक, क्या है देखते हैं, टेबल टैग। टेबल टैग आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, टेबल टैग कैसे काम करता है। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में ऐसी चीजें देखी होंगी जहां पे आपको ऐसे टेबल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखा है कि नहीं, एक बार मुझे हैंडल्स करके बताइए, या फिर एक्सेल शीट कभी ना कभी फॉलो किया ही होगा। एक्सेल के अंदर ऐसे चीजें, ऐसे टेबल फॉर्मेट में आपको डेटा देखने को मिलता है, दिखता है कि नहीं, एक बार मुझे बताइए। ठीक है, कोर्स ब्रोशर में, यस। ठीक है, तो ऐसे टेबल टैग्स आप लोग बहुत जगह देखते हो, तो इन टेबल टैग्स को हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग यूज करते हैं टेबल टैग, ऑब्वियसली। इन टेबल टैग्स के अंदर और भी छोटे छोटे टैग्स होते हैं, जैसे हमने यूएल टैग के अंदर एलआई टैग पढ़ा, वैसे ही टेबल टैग के अंदर भी छोटे छोटे टैग्स होते हैं। पवन जी बोल रहे टाइम ओवर, टेबल टैग पढ़ा के मैं छोड़ दूंगा, डोंट वरी। सबको सीखना है कि नहीं, एक बार मुझे बताइए, नहीं तो मैं आज यही तक रखूंगा, उसके बाद कभी और पढ़ाएंगे।
चैट में बताइए सब लोग, यहाँ तक रखे कि और पढ़े? टेबल टैग देख ले क्या आज? पवन जी बोल रहे हैं कल, ओके पवन जी बोल रहे हैं कल, बाकी होगा एज यूर यूश, एज यूर विश, करवा दो सर, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है सुनिए, फिर टेबल टैग को पढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि टेबल टैग के अंदर और भी छोटे छोटे टैग्स होते हैं। ठीक है, तो टेबल टैग कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा है आपको, चैट में मुझे बताओ या फिर कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, हैंड रेस कीजिए जिनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है हैंड रेस करके मुझे बताइए, अभी हम लोग चैट में थोड़ा बात करेंगे या फिर वॉइस में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कल अगर टाइम लगेगा तो कल खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। कल इसको कंप्लीट करने के बाद, टेबल टैग कंप्लीट करने के बाद और भी एक टैग पढ़ाऊंगा, उसके बाद एचटीएमएल खत्म हो जाएगा, कल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, रिकैप कर दो सर आज के लिए क्या, देख लो एक बार क्या बोल रहे हैं एडी जी, क्या बोल रहे हैं, रिकैप कर दो सर आज के लिए, नेटवर्क इशू था। रिकैप अगर आपको देखना है तो कल के क्लास में आइए, कल भी हम लोग रिकैप करेंगे, पहले का जो मैंने आज पढ़ाया वो कल रिकैप हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन प्रॉब्लम आ रही है आपको, सुन रहा हूँ देख नहीं पा रहा, शायद आपके नेटवर्क में कोई इशू है सोम जी। वीकेंड में रिकैप कर देना भैया, हाँ ऑब्वियसली देखते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बिजी चल रहा हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट्स में काम चल रहे हैं थोड़ा, इसीलिए थोड़ा बहुत बिजी हूँ, बट रिकैप करने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट में बता दो क्या क्या कराया सर आज। ओके, आज हमने देखा है लेबल टैग, ठीक है, उसके बाद ओएल टैग और यूएल टैग, बस और कुछ नहीं, लिस्ट और लेबल। ठीक है, कल यही रिकैप कर दूंगा, सो डोंट वरी, कल थोड़ा ज्यादा जल्दी आ जाना, उसके बाद देख लेंगे। मेरे को भी डिफ का वेट है, हाँ डिफ का बहुत इंपॉर्टेंट है, कल टेबल के बाद डिफ ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद एचटीएमएल खत्म हो जाएगा। तो जिनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है एक बार या फिर कुछ बात करनी है हैंडल्स करिए, माइक ओपन कर दो, माइक ओपन कर देता हूँ, आप लोग बात करना फिर। ठीक है, 3 लोगों ने माइक, ओके जो साहब जी हैं, ओके खजीद, ओके चलिए। क्या करता हूँ मैं, एक सेकेंड, VS कोड को नीचे भेज देता हूँ, इसको यहाँ ओपन करता हूँ। ओके चलिए, जिनको कुछ भी बात करना एक बार कर लेते हैं क्विकली। कहाँ गया, एक सेकेंड, होस्ट कंट्रोल कहाँ है? हाँ, आप लोग माइक ओपन कर पा रहे हो, एक बार देख लूं। यस सर। हाँ जी भैया, माइक्रोफोन ऑप्शन हमने ऑन कर दिया है, ठीक है ठीक है, वो सब अभी ऑन कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। जितने टैग आप स्टडी करा रहे हो, ये काफी है क्या? हाँ वन जी एकदम काफी है, बाकी का बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले, जो साहब जी प्लीज माइक ओपन कीजिए, गुड इवनिंग सर। बोलिए। सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ आ रही है। सर एक डाउट था बस पूरे कोर्स से रिलेटेड। हाँ बोलिए बोलिए, ऑब्वियसली। सर मतलब HTML के टैग्स होते हैं सर, उसको क्या याद भी करना पड़ता है? नहीं, उसका मतलब किस काम के लिए आप कोई टैग यूज कर सकते हो उसको याद रखना है, बाकी गूगल आपका हेल्प कर देगा। जैसे आप लोग, अगर नहीं आपको वो अगर तो याद हो कि मुझे पैराग्राफ में HTML बना सकता हूँ, फिर आप लोग नहीं सर्च नहीं। करो पैराग्राफ कैसे बनाना है, आप लोग पी टैग का एग्जांपल आप लोग देख पाओगे वहां पे। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर, ओके थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट है काशिद जी माइक ओपन कीजिए। पवन जी का माइक मैं म्यूट कर रहा हूँ, सॉरी थोड़ा बहुत इशू आ रहा है ऑडियो का। बोलिए काशिद जी, है क्या? जी सर। बोलिए मेरे को थोड़ा सा डाउट है बोलिए बोलिए। सर। आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा काशिद जी, एक बार फिर से बताने की कोशिश कीजिए। नहीं, मैंने अभी तक बोला ही नहीं, कोई और बोल रहा था। अच्छा तो नहीं, आप बताइए, आप बताइए। सर मैं बोल रहा हूँ कि कल मैंने एक प्रोजेक्ट बना करके आपको भेजा था, हाँ तो उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि पूरा नेम एज वगैरह हर चीज़ था, तो वो पूरा सबमिट नहीं हो रहा। लास्ट में जो ये फ़ोन नंबर और पासवर्ड जो बनाने का वो सिर्फ सबमिट हो रहा है, बाकी ऊपर का नेम वगैरह थे वो सबमिट नहीं हो रहा है। वो सबमिट मतलब कैसे समझ पा रहे हो कि वो सबमिट हो रहा है कि नहीं? वो यूआरएल पे देख रहे हो ना? हाँ, URL पे देख रहा हूँ। अच्छा तो जो नेम के लिए आपने जो इनपुट टैग यूज किया है उसमें क्या नेम एट्रीब्यूट यूज किया है आपने? एक सेकेंड सर। आप मुझे देख के वो बताओ पहले। सर आप 12th के बाद BCA कंप्लीट करा के डायरेक्ट जॉब पा गए क्या? हाँ
सर लीव हो सकता हूँ क्या? हाँ लीव ले सकता हूँ अगर कोई क्वेश्चन नहीं है ऑब्वियसली। सर लीव हो सकता हूँ, नेट प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, बस जी लीव कर जाइए। हेलो आपने सर। शायद काशिश जी आपके शायद कोड में वो नेम हाँ, एट्रीब्यूट आपने यूज नहीं किया था, इसीलिए आपका वो इशू आ रहा है। ये फॉर्म टैग में यूज होगा ना सारा? फॉर्म टैग के अंदर आपको जो टैग्स आप लोग यूज कर रहे हो नेम के लिए, सरनेम के लिए, एज के लिए, उसके अंदर आपको नेम एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर इनपुट आपने टाइप जो में टेक्स्ट मैंने लिया है। हम्म हाँ, और उसमें नेम ये एट्रीब्यूट नहीं होगा। सरनेम और ये फर्स्ट नेम और सरनेम के लिए, हम्म और बाकी सब वैसे ही जैसे आपने बताया था बर्थडे वाला, और हम्म रेडियो जेंडर के लिए, तो जेंडर वो जो आपने बताया था वो तो काम कर रहा है। यही नाम वाला है सिर्फ इश्यू आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड में देख के देता हूँ। आप थोड़ा यहाँ सा अगर पे ये करेंगे तो फिर मैं अपना स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा। ये देखिए, यहाँ पे जो यूआरएल टैग मैंने यूज किया है, ठीक है, इसको अगर मैं सबमिट करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे मैं अगर कुछ भी सबमिट करने की कोशिश करूँ, ये पहली बात तो सबमिट करने के लिए मुझे एक काम करता हूँ, इस पे मैं यूआरएल को चेंज करके टेक्स्ट कर देता हूँ। इसको हाँ, ठीक यूआरएल रहने देता हूँ, इसको मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी सबमिट करूँ तो ये देखिए सबमिट हो रहा है, बट यहाँ पे मुझे दिखा नहीं रहा कि सबमिट हुआ है कि नहीं। यही बात कर रहे हो ना आप? हाँ, ये सबमिट वो चीज नहीं हो रहा है मेरे साथ। मेरे साथ क्या हो रहा है कि ये आपने कुछ लिखा, फिर हम्म सबमिट किया तो ये हट गया। अच्छा अच्छा। मेरे में वो सबमिट करने के बाद हट ही नहीं रहा है, वो सिर्फ लास्ट वाला पासवर्ड और ये जो है ना, वो सिर्फ हट रहा है, बाकी ऊपर वाला नहीं हट रहा है। तो नेम आपने और ये सरनेम। फॉर्म टैग के अंदर रखा है पूरा? हाँ, फॉर्म टैग के अंदर ही पूरा काम किया उसका। फिर उसमें कुछ ना कुछ छूट रहा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप काम कीजिए, अपना जो कोड है वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं देख दूंगा, मैं देख के दूंगा उसे। ठीक है, मैं भेज दूंगा। ठीक है, ओके। Yes. बताइए नेक्स्ट। चैट में मैं बाद में आता हूँ, ठीक है, उसके पहले बात कर लेते हैं थोड़ा बाकियों से। देवेंद्र जी बोलिए। सर आप थोड़ा ना फॉर्म वैलिडेशन भी पढ़ा दीजिएगा प्लीज। फॉर्म वैलिडेशन एचटीएमएल में जितना था मैंने पढ़ा दिया। पिछले दिन के क्लास में मैंने बताया था, आज भी थोड़ा बहुत रिकैप कर दिया मैंने। सर इतना ही है? इतना ही है। उसके बाद जो फॉर्म वैलिडेशन है वो जावास्क्रिप्ट में ज्यादा हैंडल किया जाता है, इसीलिए एचटीएमएल के अंदर जितना फॉर्म वैलिडेशन एचटीएमएल हमें प्रोवाइड करता है वो बस इतने के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद जो वैलिडेशन होगा वो जावास्क्रिप्ट ज्यादा हैंडल करेगा। जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, मेरे को जावा आता है सर। वेरी गुड। जावा तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, मैं भी सीखता था पहले। और पाइथन भी आता था सर, बट वो थोड़ा सा भूल गया अभी अभी। ठीक है कोई बात नहीं, किसी एक लैंग्वेज पे स्टिक कीजिए, वही बेटर होगा। ज्यादा लैंग्वेज पे आप अगर हाथ मारना चाहोगे तो सब लैंग्वेज डेप्थ में नहीं सीख पाओगे आप। पहले किसी एक लैंग्वेज को पकड़ो, एकदम डेप्थ में सीखो, ठीक है, तभी नेक्स्ट पे फॉलो करो, मतलब स्विच करो। क्योंकि सी प्लस प्लस का ओप्स तगड़ा था सर। वेरी गुड, फिर तो और हेल्प होगा जावा सीखने में। तो जावा का सर, जावा का ओप्स बहुत आसान पड़ गया था सर। वो हम्म प्लस प्लस का ओप्स अच्छा था तो। सी प्लस प्लस का सिंटैक्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मेरे को, इसीलिए मैंने सी प्लस प्लस सीखा नहीं। सर सी प्लस प्लस का सिंटेक्स, हाँ वो थोड़ा सा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम्म वगैरह हम्म हो जाता है, बट ओप्स उसका अच्छा है। अगर उसका ओप्स आता है ना सर, तो हम्म आगे ओप्स में परेशानी नहीं होती। देन हम्म जावा एब्सोल्युटली। भी ओप्स अच्छा हो गया, और फिर जावा जावा स्क्रिप्ट का ओप्स उतना ज्यादा नहीं है सर। नहीं नहीं नहीं, जावास्क्रिप्ट में उतना उसका नॉलेज उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ज्यादा सारे फंक्शनल कंपोनेंट्स में ज्यादा यूज होता है। जावा स्क्रिप्ट में मेन सर फंक्शन हो गया, हम्म जैसे अपना एरो फंक्शन हो गया, नॉर्मल फंक्शन। यस यस। इधर आसान है सर, लेकिन सर परेशानी मेन होती है ये वैलिडेशन वगैरह ये सब कुछ करने में, हम्म एंड में डेटा थोड़ा। सैनिटाइज करना आपको सीखना पड़ेगा, ताकि आपको कोई कोई हैकर आ गया अगर आपके वेबसाइट में अगर कुछ इंजेक्ट करने की कोशिश करे तो वो वैलिडेट हो जाए। हाँ सर, इसीलिए ना सर मैं हाँ, वैलिडेशन के लिए परेशान हूँ। अभी वैलिडेशन आपको खुद से नहीं करना पड़ता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज आ गई हैं जैसे जॉड। फिर मैं पर्सनली जॉड यूज करता हूँ हर एक प्रोजेक्ट में, ताकि वैलिडेशन मेरे को ऑटोमेटिकली मिल जाए, मुझे अलग से कोई मेहनत ना करनी पड़े।
ठीक है, तो ऐसी लाइब्रेरीज का सहारा आप ले सकते हो किसी वैलिडेशन के लिए, और इजी रहेगा फिर। ठीक है, सर अभी प्रॉब्लम ये है ना, क्योंकि अभी मैं फ्रंट एंड में भी मेहनत कर रहा हूँ। वेरी गुड। मेरा ऊप्स तक तगड़ा है सर, उधर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, सिंटेक्स ये सब क्लियर है, बट इधर अभी मेरे को फ्रंट एंड भी अच्छा से नहीं आता, और बैक एंड में तो वही बिजनेस लॉजिक वगैरह तो उधर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, धीरे धीरे उधर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्वियसली। क्लियर नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा उधर सर। फुल स्टैक के अंदर आपको फ्रंट एंड मतलब इजी, मतलब मिनिमम से मॉडरेट लेवल तक अगर आपको आए तो बहुत बढ़िया है, उसमें से ही आप सारी चीजें कर लोगे। लेकिन बैक एंड में आपका बैक एंड नॉलेज बहुत ज्यादा तगड़ा होना चाहिए फुल स्टैक के अंदर, नहीं तो कुछ दिक्कत हो जाएगा फिर। प्रॉब्लम होगा ना सर, क्योंकि ऑब्वियसली। बहुत सारा, क्योंकि उधर जब अपना सिक्योरिटी ही अच्छी नहीं रहेगी तो बंदा गया काम से। ऑब्वियसली। तो सर उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? नोड अच्छा से नोड नोड, और आप लोग नोड सीख सकते हो आप, या फिर अगर आप जावा आपको आता है तो मैं रिकमेंड करूंगा स्प्रिंग बूट पे चले जाओ। सर स्प्रिंग बूट नहीं, मेरे को बेसिक लाइब्रेरी आती थी, नाम भूल गया सर उसके। जो मेथड है एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। इनिट हो गया, सर्विस हो गया, और क्या बोलते हैं सर वो दो तीन और मेथड थे। मुझे भी नहीं ऐसे तो मैं भी नहीं समझ पाऊंगा। फाइव लाइफ क्लास यूज साइज। करते थे क्या? क्या सर? क्लास यूज करते थे आप? क्लास? पाइथन 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 यूज किया है आपने? सर मैंने पाइथन भी पढ़ा, जावा भी पढ़ा, और सी प्लस प्लस भी पढ़ा। मैं बीटेक कंप्लीट है सर मेरा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर आप एक काम करो, एक ही लैंग्वेज को पकड़ो, एकदम डेप्थ से पढ़ो, वही आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, सर सारे आप लैंग्वेज पे आपका बहुत बढ़िया पकड़ है, बहुत बढ़िया, लेकिन किसी एक टॉपिक को लेके आप आगे बढ़ो, नहीं तो सारे लैंग्वेज करते रह जाओगे, किसी में कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्सपर्टीज आपका नहीं आएगा। ठीक है, हाँ किसी एक लैंग्वेज को पकड़ के उसको इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करो। ठीक सर, है, आप उसके बाद ही आपका कुछ होगा। करवा रहे हैं ना सर, वही बहुत है। बोलिए बोलिए। आप करवा रहे हैं ना सर? हाँ, ऑब्वियसली मैं तो करवाऊंगा, फुल स्टैक थोड़ी दिनों बाद ही आएगा। कल ही बोले थे। फुल स्टैक ही आएगा, फुल स्टैक के अंदर बहुत कुछ है। मैं तो टाइपस्क्रिप्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा इस बार फुल स्टैक में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा हो गया, तो जावास्क्रिप्ट के बाद आई होप टाइपस्क्रिप्ट मैं स्विच करूंगा, तो वो उस क्लास में टाइपस्क्रिप्ट होगा। ओके सर, आप आप जो करवाएंगे उसी में इस बार देख लेंगे, फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाकर। ठीक है, कोई बात नहीं, बस टिके रहो। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, एक बार देखते रहो क्लास, एकदम लास्ट तक रहना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ओके। सर हाँ जावा बोलिए। रिवीज करता रहता हूँ उप्स तक डेली। ऊप्स तो बहुत बढ़िया, आपका ऊप्स अगर कंप्लीट है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, लेकिन अभी आपको जो फोकस करना है, किसी मैंने जैसे बोला एक टेक्स्ट ऐप पे फोकस करो आप, जिसपे आपको कुछ बनाने की मतलब इच्छा हो। जैसे आप जावा जानते हो, सब कुछ जानते हो, बट आपको प्रोजेक्ट्स किस में बिल्ड करने हैं वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सारे लैंग्वेज सब जान के कोई फायदा नहीं है। और आपको अभी एक मैं ही दोनों, लैंग्वेज पे फोकस करके उस पे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, तभी आपको उस लैंग्वेज के बारे में ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। सर मैं मर्न में आपके पास बैठा हूँ, वेरी गुड, मिलते मिलते हैं फिर। और जावा में इधर फ्रंट एंड भी देखता रहता हूँ, और उधर फिर अपना धीरे धीरे मेहनत करूंगा, कहीं कहीं से देख देख के। वहां ठीक जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा नहीं घूमूंगा। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है देवेंद्र जी, थैंक यू। थोड़ी देर बाद आपको अगर और भी क्वेश्चन है, थोड़ी देर बाद बात करते हैं, और भी लोग हैं। ठीक है, पवन जी से ओके थोड़ा बात कर लेते हैं। पवन जी बोलिए। हेलो सर, आवाज़ आ बोलिए रही है? पवन जी। हाँ, आवाज आ रही है। सर मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कि इसमें ये फ़ोन से यूज़ कर रहा हूँ कोडिंग, तो इसमें हाँ मतलब जावा स्क्रिप्ट सीएसएस सब मिल जाएंगे इसमें? हाँ, सब मिल जाएगा। तो मैं सर ये बोल रहा हूँ जैसे कि हम ये कितने दिन का कोर्स और रह गया है आपका ये वाला? मतलब ये वाला हाँ, जो आप करा रहे हो? कोई फिक्स्ड टाइम तो मैं नहीं बता सकता सर, लेकिन 30 डेज मेरे पहले, मतलब मेरा जो टाइम स्लॉट रहता था पहले वो 30 डेज का रहता था, अभी ये इसको घटा के 21 डेज कर दिया गया है, बट टॉपिक्स सारे वही हैं। ठीक है, तो ये 30 डेज में मेरे को तो नहीं लगता कंप्लीट होगा।
ठीक है, तो इसीलिए अभी मैं कुछ बता नहीं सकता, एक्सटेंड भी होगा, ऑब्वियसली होगा, 21 डेज में कोड नहीं होता मेरे हिसाब से। 21 डेज इज फॉर प्रैक्टिसिंग, कि आपका आदत लग जाए, आप कोड करते रहो, इसीलिए 21 तो डेज, बट उसके बाद एक्सटेंड होगा वो, पकड़ के चलो एक महीना तो। ओके, सर्टिफिकेट तो मिलेगा ना सर वैसे? सर्टिफिकेट ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट पे मैं जो मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, फोकस मत करो। सर्टिफिकेट तो आपको सर सिर्फ बोलेगा आपने अटेंड किया है, आपका कोई मतलब वो वैलिडेशन प्रोवाइड नहीं करेगा कि हाँ आपने बहुत अच्छे से किया है, नहीं। सर्टिफिकेट इज फॉर जस्ट अटेंडेंस, कि आपने वो अटेंड किया है। फोकस करो स्किल्स पे, अगर आपको कुछ अलग से कुछ करना है, ठीक है, तो इसीलिए मैं हर जगह रिकमेंड करता हूँ। सर्टिफिकेट तो ऑब्वियसली मिलेगा, सर्टिफिकेट हम लोग देंगे। इससे वैसे क्या क्या हो सकता है जो आप सिखा रहे हो, उससे क्या क्या हो सकता है? इससे आप लोगों को, जो एकदम एब्सोल्यूट बिगिनर्स है, जिनको कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको एक अच्छे से नॉलेज आएगा कि कैसे कोड हम लोग करते हैं, कैसे सोचते हैं कोडिंग में। ठीक है, उसके बाद अगर किसी को और भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होना है, जैसे एडवांस में कुछ सीखना है, ठीक है, तो उसके उसके फंडामेंटल्स के लिए और भी अलग से क्लासेस हैं, तो वो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या करना चाहते हो यहाँ से। तो सर आपको मैं ये पहले बोल रहा हूँ, पड़ेगा। सर मैं अभी 12th पास किया है मैंने अभी। ओके। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये आपका कोर्स करके अगर कोई जॉब वगैरह मिल सकती है जॉब, वैसे? हाँ जॉब ऑब्वियसली, जॉब नहीं, हमारे यहाँ इंटर्नशिप्स होते हैं, ठीक है। और वैसे ही मतलब ऐसे वैसे इंटर्नशिप्स नहीं, यहाँ पे पेड इंटर्नशिप्स ही होते हैं सारे। ठीक है, कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में आपको हम लोग काम कराएंगे। आपका अगर वैसे ही आपका मतलब एक्सपर्टीज या फिर आपका नॉलेज अगर मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगा, तो मैं आपको ऑब्वियसली रिकमेंड करूंगा मेरे कंपनी में, जहां से आप लोग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में काम करोगे। ठीक है, तो सर वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, लेकिन आपको वैसे ही सीखना पड़ेगा फिर। तो सर पेड वगैरह में क्या मतलब कितना पे करना पड़ेगा? वो आपको थोड़े दिनों बाद पता चलेगा, ये मेरे को भी अभी नहीं पता मेरे। तो अच्छा, उससे क्या मिल कोई सकती है? हेल्प मिल सकती है इसमें? हेल्प वगैरह, एडीसीए कोर्स कर रहा हूँ हम्म। मैं, तो इसमें कोई हेल्प मिल सकती है वैसे? जैसे कि कैसे हेल्प्स? जैसे इसमें कोई एक्सेल वगैरह, ये इनका तो कोई काम नहीं होगा ना, है ना? नहीं नहीं नहीं, आप अगर चाहो कोड से आप खुद का एक्सेल बना सकते हो, ठीक है, तो वो भी एक अच्छा। ऑप्शन है। लेकिन आप जहाँ से ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, उसके बारे में फंडामेंटल्स आपको पता चलेंगे, कंप्यूटर क्या होता है, ये वगैरह वगैरह। बट कंप्यूटर असली में क्या काम आता है 2025 में, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। तो सर मैं आपका ये कोर्स करके मतलब और कोई कोर्स ना करूं, डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई करूं, तो हो सकता है ऐसा? ऑब्वियसली मैं तो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स रखता हूँ हमेशा, फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स में, जो आपको जॉब रेडी बना सके। ठीक है, जैसे मेरा जो प्रीवियस क्लास अभी चल रहा है, आज ही क्लास है उसका 9 बजे से, तो उसमें मैंने 2 प्रोजेक्ट्स अभी फिक्स करके रखा है फ्रंट एंड के लिए। जस्ट एक है यूआई लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट, मतलब आपने अगर यूआई लाइब्रेरीज पढ़े होंगे, जैसे बूटस्ट्रैप में इसमें पढ़ाऊंगा, वो एक काइंड ऑफ ए यूआई लाइब्रेरी है। बट यूआई लाइब्रेरीज क्या होती हैं, जहां से आप कोड के कंपोनेंट्स कॉपी करके अपनी वेबसाइट को एकदम खड़ा कर सकते हो, एकदम स्क्रैच से। वो होते हैं यूआई लाइब्रेरीज। ठीक है, जैसे एक यूआई लाइब्रेरी का नाम मैं अभी दिखा देता हूँ, वो है शैड सीएन यूआई। ठीक है, किसी ने सुना होगा शैड सीएन यूआई, ये वाला। यहाँ से आप बहुत सारे कंपोनेंट्स कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ऐसे ऐसे कंपोनेंट जो कि आप जस्ट कोड को कॉपी करोगे, कॉपी करके अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर दोगे, तो ये ऐसे कंपोनेंट्स आपको अपनी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि यूआई लाइब्रेरी। ये प्रोजेक्ट अभी बहुत ज्यादा बूम में चल रहा है। मटेरियल यूआई एक यूआई लाइब्रेरी है, ऑब्वियसली, थैंक यू। तो ऐसे ही यूआई लाइब्रेरीज आपको मैं बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, जिससे आप लोग एक एटलीस्ट ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें फ्रंट एंड का कुछ काम हो। अभी फ्रंट एंड जस्ट एक ऐसा वेबसाइट नहीं है जिसमें सिर्फ स्टैटिक चीजें हो, अभी फ्रंट एंड भी डायनामिक हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए अच्छा, प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाओ जिसमें काम आए कोई किसी को। इसमें मैं मतलब जैसे कि कोई जॉब जॉब के लिए अप्लाई करें तो इसमें मंथली सैलरी स्टार्ट कितना होता है वैसे? तो सर कंपनी पे डिपेंड करता है। इंडिया का हालत अगर मैं बताऊं, आप अभी मैं बताऊंगा, अगर आपको फोकस करना है तो अभी फ्रीलांसिंग पे फोकस करो। ठीक है, जॉब के लिए आप फ्रीलांसिंग? अप्लाई कर सकते हो, जॉब आपको टीसीएस में भी मिल जाएगा, टीसीएस हायरिंग करता है, लेकिन डेवलपमेंट रोल में आपको जॉब अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि टीसीएस ने सर बता दिया है। फ्रीलांसिंग वगैरह, हाँ बोलिए। सर फ्रीलांसिंग वगैरह तो ये कुछ आता नहीं, फ्रेजर हूँ मैं बिल्कुल, मतलब कुछ भी नहीं है, आपसे सीख रहा हूँ हाँ तो बहुत बढ़िया, आप 12th मैंने। पास हो ना।
हाँ अभी बहुत अभी कम उम्र में आपने तो बहुत लेट कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे थे जो बहुत बाद में आए हैं, वो लोग रिग्रेट कर रहे हैं अपने डिसीजन को। आप अभी ये मत सोचो कि आपको क्या करना है, आप अभी यही सोचो कि किसी एक चीज को लेके मुझे आगे जाना है, तो वो इंटरेस्ट आप तो पहले ढूंढो। फ्रीलांसिंग मतलब आप सिखा दोगे फ्रीलांसिंग करना? फ्रीलांसिंग मैं नहीं सिखाऊंगा, मेरा जो गुरु है या फिर हमारे कंपनी का जो हेड है वो एक बहुत बड़े मार्केटर है, ठीक है, वो फ्रीलांसिंग से ही स्टार्ट किए थे अपनी जर्नी, तो वो सिखाएंगे, ठीक है। वो इस कोर्स के पेड जैसे बैच में होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट पिछले क्लास में वो ऑफर में था कि उनको सिखाया जाएगा कि कैसे फ्रीलांसिंग किया जाता है। सर फ्रीलांसिंग में से कितने दिन लगते हैं फ्रीलांसिंग सीखने में? वो आप पे डिपेंड करता है सर, वो मैं नहीं बता पाऊंगा। आप कैसे सीख रहे हो, क्या कर रहे हो, वो आप पे कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हो, वो आपको सीखना पड़ेगा। नहीं नहीं वैसे मतलब फोकस करके टाइम कितना लगता है वैसे? ये आप कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो सर? फोकस तो आप करोगे ना, आप कैसे कर रहे हो वो आप पे हाँ डिपेंड करता ये है। एवरेज की बात यही कर तो रहे हो आप, बोल रहा हूँ। कैसे एवरेज लगता है सबको? नहीं नहीं ये बोल रहा हूँ रेगुलर फोकस करके तो उस पर वैसे अनुमान लगा ऑब्वियस, सकते हैं लेकिन कितना टाइम लग सकता है उसमें? देखिए पहली बात तो आपको क्लियर रखनी है अपने ब्रेन में, कोड थियरी बेस्ड नहीं है, कोड आप रट्टा मार के नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। कोड आपको जितना प्रोजेक्ट्स आप लोग बिल्ड करोगे उतना ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, उतनी जल्दी आप अडेप्ट कर पाओगे उसको। थियरी मैं पढ़ाऊंगा बट उसको रट के आपका कोई फायदा नहीं है, मैं भी वही बोलता हूँ, रटो मत। कोड आप प्रैक्टिस हाँ करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, फोन पे करते हो ना कोड, फोन पे आप हाँ प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उस पे आप ज्यादा जल्दी उसको अडेप्ट कर पाओगे, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग कितने दिनों में कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आपको फ्रीलांसिंग पहले करनी पड़ेगी। फ्रीलांसिंग करके आपको देखना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या मेरे अंदर मतलब कमियां है, वो आपको फाइंड आउट करके उसको फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई अच्छे से कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो आपको पहले वो सीखना है। आप पहले ये मत सर सोचो कि मुझे सब कुछ पहले से आ जाएगा, नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आपको पहले एक से कुछ बात नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और है बस मेरा। हाँ बोलिए, ऑब्वियसली। जैसे कि जो आपने कल सिखाया था आपने बोला था कि प्रैक्टिस करनी है तो मैंने प्रैक्टिस किया था जो ये पी टैग है इसमें हम इनपुट टैग फाइल वो करें लिखे हैं टाइप करें तो इसमें नीचे नेम आईडी इसमें कुछ करते क्यों नहीं है ये इनका कोई मतलब तो नहीं है? हाँ ऑब्वियसली उसका मतलब तो ऑब्वियसली है, वो जावास्क्रिप्ट में मैंने बोला था ना सिखाऊंगा, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस में उसका असली मतलब आपको समझ में आएगा। सर वैसे अगर हम इनको ना डालें तो इनसे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सर। ठीक है थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। ठीक है, नेक्स्ट ओके। कौन है देखते हैं एक बार, काशिश जी बोलिए, तो बोलिए। हो गया सर। ओके, कंप्लीट। पता नहीं कैसे हुआ लेकिन हो गया। ओके वेरी गुड, ठीक है, फिर कोई दिक्कत आए तो बताना। नेक्स्ट है गौरव जी, बोलिए, गौरव कुमार। भैया मेरी क्वेरी ये है कि जब मुझे फ्रंट एंड का मोस्टली आइडिया है सारी चीजें मुझे आती है लगभग थोड़ा बहुत है अभी एक दो महीने से प्रैक्टिस नहीं करी बट मुझे दिक्कत मुझे ये आती है जब मैं कोई प्रोजेक्ट उठाता हूँ तो उस पे मैं अगर आधा प्रोजेक्ट कर लूँ या फिर स्टार्ट कर दूँ तो फिर बीच में ब्लैंक हो जाता है कि अब इसको आगे कैसे करना है उसके हम्म, लिए मुझे थोड़ा सा वो चाहिए। वो आपका एक ही चीज का प्रॉब्लम है, वो मेरे साथ भी होता है, वो है डॉक्यूमेंटेशन का, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम। हर एक प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग कैसे होता है मैं बताऊं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उसके लिए मैंने स्टार्ट कैसे किया वो मैं पहले बता दूं। तो मैं अगर दिखा पाऊं एक स्केली ड्रॉ पे, इस पे होगा, हाँ ये वाला, देखिए ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को कैसे कैसे आइडिएशन से कैसे मैंने फ्लो बनाया वो सब आपको पहले से करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में बाद में जाके ये आपका ब्लैंक हो जाएगा दिमाग, कैसे कैसे फिर आगे बढ़ना है। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। तो आपको पहले ये बनाना पड़ेगा, पहले आप पहले लिखो क्या क्या आपको फीचर चाहिए, उसके बाद आप फ्लो बनाओ। फ्लो मतलब कहाँ से आपका यूजर कहाँ जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, आपके वेबसाइट के क्या क्या फीचर रहेंगे, उसका एक फ्लो बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ। अगर ये आपका क्लियर हो जाए एक बार, उसके बाद आप कहीं पे नहीं अटकोगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हर एक कोई भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट, कोई भी फुल स्टैक डेवलपमेंट करने बैठता है, वो पहले एक आइडिया लेता है, फिर उस आइडिया को आप कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, जाहिर सी बात है, बट कुछ देर बाद आपका वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है, फिर इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद क्या मैं क्या करूं। तो उसका पहले आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, सिंपल यही बात दिक्कत नहीं है। आती है। हाँ, ये चीज मेरे साथ भी हुई है।
ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको जस्ट डॉक्यूमेंटेशन बनाना सीखना पड़ेगा कि आपका आइडिया कैसे एक पेज पे आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उसके बाद उसको फिर कोड में कन्वर्ट करना है। वही आइडिया तो है, लेकिन बस जब कोडिंग में कन्वर्ट करने जाता हूँ तो फिर लाइक वो समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करना, और ये वाला मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, फिर ब्लैंक हो यस, जाता है, फिर वो रह ये जाता है वहां पे। ये हर एक कोडर का प्रॉब्लम है, हर एक कोडर का यही प्रॉब्लम है। आपको पहले डॉक्यूमेंटेशन बनाना सीखना पड़ेगा, उसके बाद हर एक कोडिंग पे मतलब कुछ भी आप कोड कर पाओगे। उसके लिए लाइक डॉक्यूमेंटेशन अगर उसका कोई है डॉक्यूमेंटेशन देखिए, तरीका। डॉक्यूमेंटेशन का कोई फॉर्मेट नहीं होता, आप कैसे समझ रहे हो वही डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, आपके हिसाब से आप कैसे समझ रहे हो उसको, वही डॉक्यूमेंटेशन। आप किसी को फॉलो मत करो, मैंने ऐसे बनाया आप ऐसे मत बनाओ। आप खुद के आइडिएशन को अपने पेज पे करने की कोशिश करो। पहले आप यहाँ पे भी ट्राई मत करो, आप पहले एक पेन और पेपर लो, वहां पे लिखो आपको अपने वेबसाइट में क्या क्या चाहिए, फिर उसको चाहे मॉड्यूल्स तो में डिवाइड करूँ छोटे हाँ, छोटे। फिर ऐसे ऐसे यहाँ पे आप लोग इसको एक जगह पे आप इसको कलर वलर देके आप लोग लग सकते हो, ताकि ये दिखने में थोड़ा आसान रहे। बस यही है। और ये एनिमेशन वगैरह के लिए अभी बेस्ट क्या है, लाइक जो एक फ्रेशर के लिए बढ़िया होगा, क्योंकि एनिमेशन अभी मोस्टली फ्रंट एंड में एनिमेशन बढ़िया चल रहा है, क्योंकि अब नॉर्मल तो यूज हो ही नहीं रहा है। आप क्या यूज करते हो? जीसा भी यूज करते हो? जी से आप फ्रेमर मोशन पे स्विच कर जाओ, बहुत बढ़िया है। फ्रेमर मोशन। हाँ, मैं पर्सनली फ्रेमर मोशन यूज करता हूँ, ये वाला मैं दिखाता हूँ। सर्च करो फ्रेमर मोशन, अभी मोशन सर्च करोगे तो फ्रेमर मोशन नहीं आता है, क्योंकि दोनों कंपनी डिवाइड हो गई है, मेरे को नहीं पता क्यों। ये वाला मोशन डॉट डेव, इस पे जाइए। ये सबसे बढ़िया लाइब्रेरी है रिएक्ट जेएस के लिए, एनिमेशन बनाने के लिए। ये जावास्क्रिप्ट में भी है, ठीक है, एचटीएमएल के साथ भी आप यूज कर सकते हो। ये देखो, ऐसे ऐसे बहुत सारे एनिमेशन आप लोग यहाँ से बना सकते हो। मैं पर्सनली यही वाला यूज करता हूँ, सबको रिकमेंड भी यही करता हूँ, तो आप चाहो तो कर सकते हो, बट आपके डिपेंडेंट है। ओके, थैंक यू भैया। मोस्ट वेलकम। ओके, अभी आते हैं हमारे मनीष जी पे। मनीष जी के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए, मैं देख नहीं पाया, एक बार पहले से देखते हैं। सर, व्हाट आर द कॉमन टैग्स यूज्ड इन अ प्रोफेशनल वेबसाइट लाइक नाइकी, अमेजन, फ्लिपकार्ट? जो टैग्स मैं पढ़ा रहा हूँ वही सारे टैग्स यूज होते हैं, जस्ट उसके बैक एंड में बहुत सारे लॉजिक्स अलग से रहते हैं। बट आप नाइकी या फिर नाइकी.com पे जाओ, जाके सर्च करो कि कौन से टैग्स उसने यूज किया है। मैं बताता हूँ, नाइकी.com, ठीक है। यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाओ। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखो, जो जो टैग्स हमने सीखे सारे वही टैग्स हैं यहाँ पे। जैसे एक एंकर टैग देखिए, यहाँ पे एक nav टैग, एक एंकर टैग, उसके बाद एक हेडर टैग, उसके बाद diff टैग्स, ठीक है। ऐसे यूएल टैग देखिए, ये वाला एक यूएल टैग है, आज ही सीखा हमने, यूएल li, सारे यही टैग्स यूज होते हैं हर एक वेबसाइट में। बट आपको इसके बैकएंड में क्या हो रहा है, इसका लॉजिक क्या होता है, वो आपको बनाना सीखना पड़ेगा, तभी आप ऐसे वेबसाइट बना सकते हो। HTML में फ्रंट एंड जो जो बनाने के लिए जितने टैग्स चाहिए, वो सारे आप यहाँ से सीख के जा सकते हो। बट बाकी टैग्स, बाकी कोई टैग रहता नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। जो टैग मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद आपको कोई टैग की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हीं टैग्स में से आप सब सारे टैग्स यूज करके आपका काम हो जाएगा। बट आपको बैक एंड के लॉजिक्स समझने पड़ेंगे, तभी आपका एक वेबसाइट अच्छे से खड़ा होगा। क्लियर है मनीष जी, है कि नहीं? एक बार देख लेते हैं। गौरव जी बोल रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का कोई वे है बिगिनर्स के लिए? बिगिनर्स के लिए मैं बोलता, एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, वो सबसे बेस्ट उपाय है लॉजिक बिल्डिंग का। अगर ना हो तो फिर डीएसए, ठीक है। हाँ, ये मैं रेकमेंड नहीं करता हर चीज, हाँ हाँ, मतलब सभी को, बट डीएसए के इजी क्वेश्चंस भी आप लोग अगर सॉल्व करना शुरू करो तो भी आपके लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स और ज्यादा बढ़ेंगे। तो डीएसए कहाँ से करना है, कैसे करना है, अगर मैं कोई पूछना चाहता है मैं बता सकता हूँ, ठीक है। मेरा एक मैं जहाँ से फॉलो करता था उसको, वो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आपके लिए। बहुत अच्छा सा रोड मैप है वहां पे, अगर सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिया आपके लिए डीएसए सब खत्म है, ठीक है। चाहिए तो बता दीजिए। और मतलब पहले आपको पढ़ना है एरेज एंड हैशिंग, सारे लीड कोड्स के क्वेश्चन है यहाँ पे, इजी से मीडियम तक। उसके वीडियोस भी मिल जाएंगे, बट पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
देन एरे के बाद आता है 2 पॉइंटर, फिर स्टैक, उसके बाद बाइनरी सर्च, फिर स्लाइडिंग विंडो, लिंक्ड लिस्ट, ऐसे करके आपको इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व करने पड़ेंगे हर एक टॉपिक का। 150 क्वेश्चन है इसमें, 150 क्वेश्चन आप लोग अगर सॉल्व कर लेते हो, हर एक पैटर्न आप लोग समझ जाओगे, उसके बाद कोई क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, बिकॉज मैंने डीएसए करा था, अब याद नहीं है, बेसिक आइडिया है। हाँ तो बहुत बढ़िया है, आप यहाँ से फॉलो करो, मैं लिंक दे रहा हूँ। सब डीएसए करते हैं बट सबको पैटर्न नहीं पता होता। ठीक है, आपको बस डीएसए के पैटर्न्स याद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, क्वेश्चंस इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन मिल सकते हैं, बट आपको अगर पैटर्न्स पता हो तो पैटर्न, उसी पैटर्न में हर एक क्वेश्चन आता है, तो आपको वो पैटर्न फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे पैटर्न है, देखिए एरेज एंड हैशिंग के लिए पैटर्न्स, 2 पॉइंटर के लिए पैटर्न, ये सारे पैटर्न के कैटेगरीज हैं, इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? बोलिए, और कोई क्वेश्चन बात करना चाहे तो कर सकते हो, आज मेरा एक और क्लास है। बोलिए देवेंद्र जी। सर ये तो ठीक है, लेकिन ऐसे में बच्चे उलझ जाएंगे, इंटरव्यूअर फिटवाट लगा देते हैं, क्योंकि उनको ना प्रोजेक्ट से मतलब रहता है, और बच्चा ऐसे में ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, यही सब क्वेश्चन में उलझा रहता है डीएसए में। तो ऐसे ही टेक किए थे। डीएसए मतलब सबसे पहला स्टेप हर एक इंटरव्यू में पहला स्टेप जो होता है वो प्रोजेक्ट से आपको फिल्टर किया जाता है कि किसके रिज्यूमे में कितने सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद आता है डीएसए, या फिर उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड, जहां पे आपको पूछा जाता है डीएसए के क्वेश्चंस, उसमें से कितने लोगों ने कितने एफिशिएंटली आंसर किया है, उसके बेसिस पे उनको फिल्टर किया जाता है। फिर अगर उनमें से जो लोग नहीं कर पाए बाद, ठीक है, उनको एकदम हटा दिया जाता है, बाकियों को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ये सारे होते हैं फिल्टरिंग स्टेप्स। ठीक है, लेकिन पहले जो रिज्यूमे आपका सिलेक्ट होगा हर एक इंटरव्यू में, वो होता है प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे। तो मैं यही बोलता हूँ सबको, प्रोजेक्ट्स बनाइए पहले। ठीक है, डीएसए उसके बाद भी हो सकता है, डीएसए आप करते रहो, प्रोजेक्ट्स के बाजू में आप प्रैक्टिस करते रहो, बट डीएसए इज अ लेटर पार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए प्रोजेक्ट्स पहले बनाओ। मेरे हिसाब से ये मेरा ओपिनियन था, आपके लिए वो अलग हो सकता है, तो आप पहले वो देख लो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को? सर अब लीव कर सकते हैं हम लोग? हाँ कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर, गुड नाइट एवरीबॉडी, कल मिलते हैं, कल कुछ नया सीखेंगे। सो गुड नाइट भैया। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी, चलिए फिर।